एपिसोड 46। अच्छी वाइन। ये सच में 92 फ्रेंच लाफेट रेड वाइन है। अभय सिंह ने हल्के से एक घूंट लिया और तारीफ की। आपको कैसे पता कि ये 92 लाफेट वाइन है? रूपा सिन्हा ने मोहक ढंग से मुस्कुराया। उसके चेहरे पर हैरानी और गहरी हो गई। उसके सामने बैठा ये शख्स सच में प्रभावशाली था, जिसने एक घूंट में वाइन का साल और मूल पहचान लिया। आखिरकार आम इंसान एक घूंट से वाइन की खास बोतल को नहीं पहचान सकता। सिर्फ वाइन के मास्टर ही इस स्तर तक पहुंच सकते थे। 92 लाफेट वाइन आज तक की सबसे बेहतरीन वाइनों में से एक है। इसका स्वाद नरम और गाढ़ा है, जिसमें हल्की मिठास की झलक है। अभय ने हल्के से मुस्कुराकर वाइन के अनोखे स्वाद का वर्णन शुरू किया। हाँ, मुझे लगता है कि आप सेल्समैन नहीं बल्कि कोई करोड़पति हैं। श्रीमती सिन्हा, आपको ऐसा क्यों लगता है? बहुत आसान है। एक सेल्समैन 92 लाफेट अफोर्ड नहीं कर सकता तो आप सेल्समैन नहीं हैं। ओह, श्रीमती सिन्हा ने गलत अनुमान लगाया। मैं सच में एक सेल्समैन हूं। सो फीसदी असली। अभय ने फिर से हल्के से एक घूंट लिया। उसका चेहरा आनंद से भरा था। 92 वो साल था जब फ्रांस में सबसे आरामदायक जलवायु थी। उस साल के अंगूर खास तौर पर सुगंधित और मीठे थे, और उस साल बनी वाइन सबसे बेहतरीन थी, जिसका स्वाद अनोखा था। 92 लाफेट वाइन को वाइन की रानी कहा जाता था, और यह दुनिया भर में अच्छी प्रतिष्ठा रखती थी। लेकिन इस तरह की वाइन बहुत दुर्लभ है। इसे खरीदने वाले कुछ ही लोग थे, और हर एक का बैकग्राउंड मजबूत और काबिलियत ऊंची थी। आप मुझसे झूठ नहीं बोल रहे, आप सच में सेल्समैन हैं? रूपा सिन्हा ने मोहक ढंग से मुस्कुराया। उसके सुंदर चेहरे पर अभी भी थोड़ा संदेह था। मैं सुंदर महिलाओं से कभी झूठ नहीं बोलता, अभय ने हल्के से मुस्कुराकर ईमानदारी से कहा। उसने सच में रूपा सिन्हा से झूठ नहीं बोला था। वो अभिम शिखर कॉरपोरेशन का सेल्समैन था। रहा सवाल 92 की वाइन पीने का, तो वो इसलिए था क्योंकि वो अपने महाद्वीप का वुल्फ किंग था, और उसने फ्रांस के सबसे बड़े वाइन एस्टेट के मालिक बर्नार्ड को बचाया था। वुल्फ किंग के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए बर्नार्ड ने उसे एक डायमंड गोल्ड कार्ड दिया था, जिससे वो हमेशा एस्टेट से मुफ्त वाइन ले सकता था। उसने वहां के राष्ट्रपति से भी ज्यादा 92 की वाइन पी थी। बेशक अपनी वुल्फ किंग की पहचान को वो रूपा सिन्हा को नहीं बता सकता था। क्या ये शख्स सच में सेल्समैन है? अभय की ईमानदार आंखें देखकर रूपा सिन्हा को थोड़ा संदेह हुआ। आखिर 92 फ्रेंच लाफेट बहुत दुर्लभ थी, और बाजार में कई नकली थी। असली लाफेट पीने के लिए रिश्तों और खास रास्तों पर निर्भर रहना पड़ता था। यहां तक कि रूपा सिन्हा जैसे मजबूत बैकग्राउंड वाली को भी बहुत सारे रिश्तों का इस्तेमाल करना पड़ा था, ताकि थोड़ी 92 लाफेट मिल सके। अगर उसके सामने वाला शख्स सच में सेल्समैन था, तो उसने इसे कैसे पिया? श्रीमती सिन्हा, मैंने खत्म कर लिया। क्या मुझे एक और बोतल मिल सकती है? अभय ने हल्के से मुस्कुराया और संतुष्टि न होने के साथ पूछा। वाइन का स्वाद लेना और सुंदरता की तारीफ करना सच में एक शानदार अनुभव था। मेरे पास सिर्फ एक बोतल बची थी, लेकिन आपने वो भी पी ली। इस शख्स को वाइन को पानी की तरह पीते देख रूपा सिन्हा के चेहरे पर उदासी छा गई। ये 92 लाफेट थी, रेड वाइन की रानी, सबसे बेहतरीन वाइन। आपने इसे पानी की तरह पी लिया। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसे नहीं निकालती। सुंदरी, ये बस एक बोतल वाइन है, इतनी परेशान मत होइए। ये कोई साधारण वाइन नहीं है, ये 92 लाफेट है, समझे? मैं जरूर समझता हूं, ये रेड वाइन की रानी है। निश्चिंत रहिए, मुझे मौका मिला तो मैं आपको 10 बोतलें दूंगा। रूपा सिन्हा का उदास चेहरा देखकर अभय को थोड़ी हंसी आई। आप सपने देखते रहिए। रूपा सिन्हा का सुंदर चेहरा अविश्वास से भरा था। उसे लग रहा था कि अभय बस बकवास कर रहा है। सुंदरी, मेहमानवाजी के लिए धन्यवाद। मैं सोने जा रहा हूं। अलविदा। अभय ने हाथ हिलाया और 14 नंबर विला से बाहर निकल गया। कितना मजेदार शख्स। रूपा सिन्हा ने मोहक ढंग से मुस्कुराया और अपनी सुंदर कदकाठी के साथ बेडरूम की ओर चली गई। अभय सिन्हा और रूपा सिन्हा पड़ोसी थे। वो जल्दी ही घर पहुंच गया। घर पहुंचने पर उसने देखा कि शालिनी गुप्ता सो चुकी थी, लेकिन उसने उसके लिए टेबल पर एक गिलास दूध छोड़ा था। बेशक ये दूध गोल्ड मेडल डीलक्स दूध था। ये पत्नी मेरी ज्यादा से ज्यादा चिंता करने लगी है। अभय ने मुस्कुराकर शालिनी का छोड़ा हुआ दूध पिया। उसने नहाया और बेडरूम में सोने चला गया। इन दिनों हत्याओं से निपटने में वो थक गया था। अब उसे अच्छी नींद मिल सकती थी। उसकी नींद इतनी गहरी थी कि वो सुबह 9 बजे तक नहीं उठा। अरे बाप रे, मैं काम के लिए लेट हो गया। बाहर ऊंचे लटके सूरज को देखकर अभय उदास हो गया। उसे नहीं पता था कि वो इतना सो जाएगा।
वो जल्दी से उठा, मुंह धोया और दांत साफ किए। उसने टेबल पर एक रोटी और एक कप सोया मिल्क देखा, जो जाहिर तौर पर शालिनी ने उसके लिए छोड़ा था। पत्नी होना कितना अच्छा है, अभय ने खुशी से कहा। हालांकि शालिनी उसके साथ एक कमरे में नहीं थी, कम से कम वो उसकी परवाह करती थी। रात को दूध और सुबह रोटी व सोया मिल्क छोड़कर उसने जल्दी से रोटी और सोया मिल्क खत्म किया, एक टैक्सी रोकी और हिम शिखर कॉरपोरेशन की ओर चल पड़ा। जब अभय हिम शिखर कॉरपोरेशन पहुंचा तो उसने देखा कि इमारत के बाहर गुलाबों की सजावट थी। 999 गुलाब शानदार और मोहक दिख रहे थे। वाह, यंग मास्टर हर्ष बहुत रोमांटिक है। उन्होंने सीईओ शालिनी गुप्ता को पटाने के लिए दरवाजे पर इतने गुलाब सजाए। अगर मैं शालिनी होती तो यंग मास्टर हर्ष से शादी कर लेती। मैं भी उनसे शादी करना चाहती हूं। वो न सिर्फ हैंडसम है, बल्कि दूसरी पीढ़ी के अमीर भी हैं। आसपास की भीड़ गूंज रही थी और एक निश्चित यंग मास्टर हर्ष की तारीफ कर रही थी। कमीने, मेरी पत्नी को पटाने की हिम्मत। अभय का चेहरा अचानक बदल गया, गुस्सा उसके सिर पर चढ़ गया। ये तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारने जैसा है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। भाई अभय, आप काम पर आए। अभय के गुस्से करने से पहले अचानक एक आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो वो मोटा हाउ लुओ था। मोटे, बताओ, इन गुलाबों का क्या माजरा है? अभय का चेहरा उदास था और उसने नाराजगी से पूछा। भाई अभय, ये यंग मास्टर हर्ष की ओर से है। वो सीईओ शालिनी गुप्ता को पटाना चाहते हैं। मोटे, मुझे बताओ, ये यंग मास्टर हर्ष कौन है? भाई अभय, मास्टर हर्ष का नाम हर्ष चतुर्वेदी है, चतुर्वेदी परिवार का युवा मास्टर। हाउ लुओ ने अभय को देखा। समझ नहीं आया कि भाई अभय इतने गुस्से में क्यों है। मोटे, क्या तुम मेरे साथ इन गुलाबों को बर्बाद करने की हिम्मत करोगे? अभय ने हाउ लुओ को देखा और हल्के से कहा। भाई अभय, नहीं कर सकते। हर्ष चतुर्वेदी पूर्वांचल शहर के 4 यंग मास्टर्स में से एक है। उसका प्रभाव बहुत मजबूत है। हाउ लुओ का चेहरा बदल गया और उसने तुरंत रोक दिया। पूर्वांचल शहर के 4 यंग मास्टर्स, हर एक का बैकग्राउंड मजबूत था और वो बेहद शक्तिशाली नाम थे। अगर वो जमीन पर पैर पटकते तो पूरा शहर कांप जाता। कहा जाता था कि जो भी यंग मास्टर हर्ष के खिलाफ जाता था, उसकी टांगें तोड़ दी जाती थी और उसे नदी में मछलियों को खिलाने के लिए फेंक दिया जाता था। वो नहीं चाहता था कि उसका भाई जोखिम ले। मोटे, क्या तुम डर गए? अभय ने भौहें हल्के से सिकोड़ ली। साफ था कि हाउ लुओ को यंग मास्टर हर्ष से बहुत डर लग रहा था। एपिसोड 47। भाई अभय, मैं ये आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं। चतुर्वेदी परिवार पूर्वांचल शहर के 4 सबसे बड़े परिवारों में से एक है, जिसके पास अरबों की संपत्ति है और ये हिम शिखर कॉरपोरेशन से कई गुना बड़ा है। अगर आप उसके गुलाब बर्बाद करेंगे तो वो आपकी टांगें तोड़ देगा। यंग मास्टर हर्ष की भयानकता की सोचकर हाउ लुओ कांप गया और धीरे से बोला। भाई अभय उसका सबसे सम्मानित भाई था। वो नहीं चाहता था कि उसकी टांगें टूटें। मोटे, क्या हम हिम शिखर कॉरपोरेशन के कर्मचारी नहीं हैं? हाँ भाई अभय, बिल्कुल। ये यंग मास्टर हर्ष हमारी प्रेसिडेंट को पटाने की हिम्मत करता है। क्या हमें कॉरपोरेशन के कर्मचारियों के तौर पर उसे सजा नहीं देनी चाहिए? भाई अभय, यंग मास्टर हर्ष का हमारी सीईओ को पटाना हमारे साथ क्या लेना देना? हाउ लुओ ने अपनी छोटी आंखें सिकोड़ी, हैरान और उलझन में था। सीईओ शालिनी गुप्ता पूर्वांचल शहर की सबसे खूबसूरत महिला थी। उनके पीछे चाहने वालों का होना बहुत आम बात थी। भाई अभय गुस्सा क्यों हो रहे थे? मोटे, वो यंग मास्टर हर्ष जरूर बदसूरत होगा। हम सीईओ जैसी फूल को इस बदसूरत ढेर में कैसे फंसने दे सकते हैं? अभय सिंह ने हाउ लुओ के कंधे पर थपकी दी और मतलब भरे अंदाज में कहा। यंग मास्टर हर्ष हैंडसम हो या ना हो, उसका हमसे फिर भी कोई लेना देना नहीं। मोटे, एक शब्द बोलो, इन गुलाबों को तोड़े या नहीं। अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो यंग मास्टर हर्ष मुझे परेशान करेगा। फिर भी मैं अकेले ही ये कर लूंगा। अभय ने फैसला कर लिया कि अगर हाउ लुओ उसके साथ नहीं आया तो वो अकेले ही गुलाब तोड़ देगा। भाई अभय, आप क्या कह रहे हैं? हालांकि यंग मास्टर हर्ष ताकतवर है, लेकिन आप मेरे भाई हैं। अगर आप कहते हैं तो हम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मेरी टांगे भी आपके साथ टूटेंगी। अभय को थोड़ा गुस्सा देखकर हाउ लुओ ने जोखिम लेने का फैसला किया और भाई अभय के साथ जाने को तैयार हो गया। भाई अभय ने उसकी सबसे मुश्किल घड़ी में मदद की थी, जब उसका मजाक उड़ाया गया था। भले ही इससे उसकी टांगे टूट जाए, वो भाई अभय की मदद करने को दृढ़ था। मोटे, तुम अच्छे भाई हो। चलो इन गुलाबों को तोड़ते हैं। अभय ने हाथ हिलाया और हाउ लुओ के साथ गुलाबों की ओर बढ़ा। धड़ाम धड़ाम। अभय ने एक गुलाब उठाया
और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। फिर खूबसूरत गुलाबों पर पैर रखकर कुचल दिया। मोटे ने भी भाई अभय की तकनीक सीखी और उन गुलाबों को जोर जोर से कुचलना शुरू कर दिया। अरे, ये दो लोग कौन हैं जो यंग मास्टर हर्ष के गुलाबों को कुचलने की हिम्मत करते हैं? ये दोनों पागल हो गए हैं। यंग मास्टर हर्ष से दुश्मनी करने की हिम्मत, ये जीना नहीं चाहते। अरे, मैं इन दोनों को जानता हूं। ये हिम शिखर कॉरपोरेशन के कर्मचारी हैं। आसपास के लोग शोर मचाने लगे। कुछ लोगों ने दोनों की पहचान कर ली। उनके चेहरे हैरानी से भरे थे। क्या हिम शिखर कॉरपोरेशन का स्टाफ पागल हो गया है? ये यंग मास्टर हर्ष के गुलाब क्यों कुचल रहे हैं? इसी बीच हिम शिखर कॉरपोरेशन सीईओ ऑफिस। शालिनी गुप्ता का चेहरा ठंडा और खूबसूरत था। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद और कदकाठी सुंदर। वो कुर्सी पर बैठी थी। उसके चेहरे पर ठंडक छाई थी। उसके सामने एक हैंडसम युवक बैठा था जो उसे जुनून भरी नजरों से देख रहा था। सच कहे तो ये युवक बहुत हैंडसम था। उसकी नाक ऊंची थी, चेहरा साफ और कद पतला। उसने अरमानी सूट और वाशरॉन घड़ी पहनी थी। जाहिर था कि वो एक हैंडसम और दूसरी पीढ़ी का अमीर था। ये युवक यंग मास्टर हर्ष था। वो न सिर्फ बदसूरत नहीं था बल्कि बहुत हैंडसम था। छोटी शालिनी, मैं आज रात आपको डिनर पर ले जाना चाहता हूं। क्या मैं ले जा सकता हूं? यंग मास्टर हर्ष ने हल्के से मुस्कुराकर एक सज्जन जैसी मुस्कान दिखाई। मैं उपलब्ध नहीं हूं। शालिनी गुप्ता अपने कागजात संभाल रही थी। उसका चेहरा नीचे था और उस पर उदासीनता लिखी थी। उसने उसकी ओर बिल्कुल नहीं देखा। यह सच में एक बर्फीली देवी है, बहुत ठंडी। यंग मास्टर हर्ष ने सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में आग और तेज हो गई। जितनी ठंडी महिला उतनी ही आकर्षक। इस महिला को जीतने से बड़ी उपलब्धि का एहसास होगा। छोटी शालिनी, कम से कम हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। मुझे एक मौका तो दो। यंग मास्टर हर्ष, मुझे छोटी शालिनी मत कहिए। कृपया थोड़ा सम्मान रखिए। ठीक है, मैं आपको शालिनी कहूंगा। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। यहां खिड़की के पास आइए। यंग मास्टर हर्ष ने हल्के से मुस्कुराया और शालिनी को खिड़की के पास आने को कहा। उसने इमारत के प्रवेश पर 999 गुलाब दिल के आकार में सजाए थे। वो खिड़की से दिखाई दे सकते थे। महिलाएं रोमांटिक होती हैं और खूबसूरत चीजें पसंद करती हैं। वो इन दिल के आकार के गुलाबों से शालिनी को जीतना चाहता था। माफ कीजिए, मैं फ्री नहीं हूं। शालिनी ने सिर नीचे रखा और उसकी ओर बिल्कुल नहीं देखा। यंग मास्टर हर्ष की आंखों में हल्का गुस्सा चमका, लेकिन जल्द ही छिप गया। शालिनी, बस खिड़की से एक नजर डाल लीजिए। मैं आपकी कंपनी के साथ सहयोग करने को तैयार हूंगा। यंग मास्टर हर्ष, क्या आप सच कह रहे हैं? बेशक सच है। ये 3 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट है। कई कंपनियां हमारे साथ काम करना चाहती हैं और मैं अभी भी सोच रहा हूं। ठीक है, मैं खिड़की से देखूंगी। आखिरकार शालिनी ने सिर उठाया, खड़ी हुई और खिड़की से देखने का फैसला किया। उसकी कंपनी को हाल ही में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। कई दूसरी कंपनियों के दबाव से गुजर रही थी। शालिनी और चतुर्वेदी कॉरपोरेशन एक 3 करोड़ के बड़े प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे, लेकिन चतुर्वेदी कॉरपोरेशन ने जवाब नहीं दिया था, जिससे वो बहुत तनाव में थी। अब चतुर्वेदी कॉरपोरेशन के यंग मास्टर हर्ष ने आखिरकार कुछ सहमति के संकेत दिखाए। उसे एक उम्मीद की किरण दिखी। शालिनी, देखिए, मैंने नीचे आपके लिए 999 गुलाब रखे हैं ताकि। खिड़की से नीचे गुलाबों की ओर इशारा करते हुए यंग मास्टर हर्ष ने शालिनी से कहा। जब वो आपको प्यार का इजहार करना कहने वाला था, उसका चेहरा बदल गया और शब्द उसके गले में अटक गए। उसके 999 गुलाब जमीन पर फेंके गए थे और कुचल दिए गए थे। पंखुड़ियां चारों ओर बिखर गई थी। मेरे गुलाब, यंग मास्टर हर्ष ने धीमी आवाज में दहाड़ा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने इन गुलाबों से शालिनी को प्यार का इजहार करने की योजना बनाई थी। अब वो सब टूट गए थे। अब वो इजहार कैसे करता? यंग मास्टर हर्ष, क्या आप मुझे वो टूटे हुए गुलाब दिखाने के लिए कह रहे हैं? शालिनी के चेहरे पर एक अजीब भाव आया। वो मजे लेते हुए यंग मास्टर हर्ष को देख रही थी। दरअसल गुलाब देखकर शालिनी हैरान थी। गुलाब प्यार का प्रतीक होते हैं। आमतौर पर पुरुष महिलाओं को पटाने के लिए गुलाब भेजते हैं। शालिनी के दिल में बहुत डर था। उसे डर था कि अगले ही पल यंग मास्टर हर्ष उससे प्यार का इजहार कर देगा। उसे नहीं पता था कि तब क्या करना है। क्यों? क्योंकि अगर शालिनी ने यंग मास्टर हर्ष को मना कर दिया तो हिम शिखर कॉरपोरेशन और यंग मास्टर हर्ष की कंपनी के बीच सहयोग खतरे में पड़ जाता। अब जब गुलाब कुचल गए थे, यंग मास्टर हर्ष जरूर इजहार नहीं कर सकता था। जिसने उसकी बड़ी मदद की? किसने उन गुलाबों को कुचला?
बहुत अच्छा किया। शालिनी ने मन ही मन तारीफ की, लेकिन अपने ठंडे और खूबसूरत चेहरे पर कुछ भी महसूस नहीं होने दिया, क्योंकि उसने देखा कि यंग मास्टर हर्ष पागल होने की कगार पर था। किसने किसने मेरे गुलाब कुचले? मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। यंग मास्टर हर्ष का चेहरा क्रूर हो गया। उसकी आवाज में ठंडी हत्या की भावना थी। शालिनी, मैं नीचे जाकर देखता हूं कि क्या हो रहा है। यंग मास्टर हर्ष का चेहरा लाल था। उसने शालिनी को समझाया और नीचे चला गया। वो देखना चाहता था कि आखिर कौन कमीने ने उसके गुलाब कुचले। वो उस शख्स को बताना चाहता था कि उससे दुश्मनी करने की कीमत खून से चुकानी पड़ती है। अरे नहीं, जिसने मेरे गुलाब कुचले वो मुसीबत में पड़ने वाला है। यंग मास्टर हर्ष को हत्या की नीयत से नीचे जाते देख शालिनी के ठंडे और सुंदर चेहरे पर चिंता की छाया दिखी। एपिसोड 48। नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। शालिनी गुप्ता का चेहरा हल्का सा बदल गया और वो नीचे की ओर चल पड़ी। हालांकि उसे अभी तक नहीं पता था कि गुलाबों को किसने कुचला, लेकिन उस शख्स ने उसकी बड़ी मदद की थी। वो स्वाभाविक रूप से उसे यंग मास्टर हर्ष के हाथों परेशान होते हुए नहीं देख सकती थी। मोटे, गुलाबों को कुचलना अच्छा लगता है ना? अभय सिंह ने जमीन पर बिखरे कुचले हुए गुलाबों को देखा और मुस्कुराकर कहा, भाई अभय, बहुत अच्छा लगता है। मैं और करना चाहता हूं। हाओ लुओ ने हंसते हुए कहा, गुलाब कुचलना नशे की तरह था। वो और गुलाब कुचलना चाहता था। हालांकि गुलाब खूबसूरत थे, लेकिन उन्हें कुचलने में और मजा था। कमीनो, तुमने मेरे गुलाब कुचलने की हिम्मत की? अचानक एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। अभय ने पीछे मुड़कर देखा तो एक हैंडसम युवक था, जो लंबा और पतला था। उसकी नाक ऊंची थी। हालांकि ये शख्स हैंडसम था, लेकिन मेरे जितना नहीं। अभय ने मन ही मन सोचा, भाई अभय, ये यंग मास्टर हर्ष है। हाओ लुओ ने उस हैंडसम युवक की ओर इशारा किया और धीरे से कहा, मोटे, तुमने नहीं कहा था कि हर्ष बदसूरत है? ये तो बदसूरत नहीं लगता। अभय ने हाओ लुओ को देखा और मुस्कुराकर पूछा, भाई अभय, मैंने ऐसा नहीं कहा। हाओ लुओ यंग मास्टर हर्ष की घातक नजर देखकर लगभग रो पड़ा। भाई, ये आपके शब्द थे, ठीक है? आप मुझे आग में धकेल रहे हैं। ओह, सही कहा। मोटे, माफ करना, मैं गलत समझा। ये मैंने कहा था कि यंग मास्टर हर्ष बदसूरत है। अभय ने अपने माथे पर थपकी दी और बोला, ये शख्स जानबूझकर मुझे बदसूरत कह रहा है। मेरे बदसूरत कहने की हिम्मत कैसे हुई? यंग मास्टर हर्ष का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसका शरीर क्रोध से कांपने लगा। पूर्वांचल शहर में हर कोई जानता था कि वो यंग मास्टर हर्ष हैंडसम और अमीर था। पहली बार किसी ने उसे बदसूरत कहा था, लेकिन यंग मास्टर हर्ष को अभी इस बात की परवाह नहीं थी कि वो बदसूरत है या नहीं। उसे गुलाबों की ज्यादा चिंता थी। कमीनो, तुम लोगों ने गुलाब कुचले? यंग मास्टर हर्ष का चेहरा सख्त था। उसने अभय और हाओ लुओ को देखकर पूछा, माफ कीजिए, मेरा नाम कमीना नहीं है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम आपका बाप है। अभय ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया और हल्के से कहा, आपका बाप? ये कैसा नाम है? यंग मास्टर हर्ष का चेहरा उलझन से भर गया। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि अभय उसे गाली दे रहा था। उसने कभी किसी को इतनी चतुर जुबान वाला नहीं देखा था, जो गालियां न देकर भी गाली दे दे। उसके शब्दों से गुस्सा भड़क जाता था। अगर किसी की समझ धीमी होती तो वो उसके जाल में फंस जाता। शख्स, तुम मुझे गाली देने की हिम्मत करते हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? यंग मास्टर हर्ष का चेहरा क्रूर हो गया। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। मुझे नहीं पता। अभय के शब्दों ने यंग मास्टर हर्ष को लगभग गला घोंट दिया। ओह, मुझे लगता है मैं आपको जानता हूं, अभय ने फिर कहा। उसके शब्दों से यंग मास्टर हर्ष का चेहरा थोड़ा बेहतर दिखा। वो पूर्वांचल शहर के 4 यंग मास्टर्स में से एक था। अगर यह शख्स उसे पहचान लेता तो वो उसके पैरों में माफी मांगता। क्या आप मेरे गांव के ओल्ड येलो नहीं हैं? अभय ने यंग मास्टर हर्ष को हैरानी से देखा। ओल्ड येलो? ये ओल्ड येलो कौन है भला? यंग मास्टर हर्ष को लगा कि उसका दिमाग कम पड़ गया। इस शख्स के शब्दों ने उसे बहुत उलझन में डाल दिया। आप ओल्ड येलो को नहीं जानते? मैं आपको बताता हूं। ओल्ड येलो मेरे गांव का एक कुत्ता था। वो बहुत आज्ञाकारी था। अभय ने हल्के से मुस्कुराया और हैरानी दिखाई कि यंग मास्टर हर्ष को ओल्ड येलो नहीं पता। जब उसने सुना कि सामने वाले ने उसे कुत्ता कहा तो यंग मास्टर हर्ष का चेहरा भयानक हो गया। उसका पूरा शरीर हत्या की भावना से भर गया। इस पल उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वो सामने वाले शख्स के हाथों ठगा गया था। शख्स, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे 20 साल के जीवन में मुझे ठगने की हिम्मत की।
यंग मास्टर हर्ष ने ठंडी मुस्कान दी। उसने सामने वाले शख्स को अपनी मौत की सूची में डाल दिया था। 639 लोगों ने मुझसे कहा कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन वो सब नर्क में चले गए। बधाई हो, आप 640वें शख्स होंगे जो नर्क में जाएंगे। अभय ने ठंडी मुस्कान दी और रहस्यमयी ढंग से कहा। उसके शब्द पूरी तरह सच थे। अपने डेब्यू के बाद से 639 ताकतवर लोग उसे मारना चाहते थे, लेकिन अंत में वो सब नर्क में चले गए थे। शख्स, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। पहले तुमने मेरे गुलाब कुचले, फिर मुझे अपमानित किया। मैं तुम्हें इस दुनिया में पैदा होने का पछतावा करवाऊंगा। यंग मास्टर हर्ष ने कुटिल मुस्कान दी और अभय की ओर बढ़ा। वो इस शख्स की टांगे तोड़ना चाहता था। तभी उसके दिल का गुस्सा शांत होता। यंग मास्टर हर्ष, अभी रुक जाइए। यंग मास्टर हर्ष कुछ करने वाला था कि एक ठंडी आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़ा और देखा कि शालिनी गुप्ता सख्त चेहरे के साथ बाहर आई थी। शालिनी, इस शख्स ने मेरे गुलाब कुचले। मैं इसे सबक सिखाना चाहता हूं। यंग मास्टर हर्ष ने भौहें सिकोड़ कर कहा। उसे समझ नहीं आया कि शालिनी ने उसे क्यों रोका। यंग मास्टर हर्ष, ये हिम शिखर कॉरपोरेशन का कर्मचारी है। आप इसे सबक नहीं सिखा सकते। शालिनी का चेहरा ठंडा था। उसके लाल होंठ हल्के से उठे और उसने बर्फीले लहजे में कहा। उसकी आवाज में सुरक्षा और दृढ़ता थी। वो यंग मास्टर हर्ष को अभय को छूने नहीं देगी। पूरे पूर्वांचल शहर में हर कोई जानता था कि हिम शिखर कॉरपोरेशन की सीईओ शालिनी गुप्ता अपने कर्मचारियों के साथ सबसे अच्छा व्यवहार करती थी। हिम शिखर कॉरपोरेशन में एक 50 साल की सफाई कर्मी महिला थी, जिसने गलती से एक करोड़पति ग्राहक पर थोड़ी धूल झाड़ दी थी। उस ग्राहक ने कर्मचारी के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया था। एक आम कंपनी उस करोड़पति ग्राहक से माफी मांगती और सफाई कर्मी को निकाल देती, लेकिन शालिनी अलग थी। उसने उस करोड़पति ग्राहक से सफाई कर्मी से माफी मांगने को कहा था। सफाई कर्मी के लिए इंसाफ पाने के लिए शालिनी ने उस ग्राहक से मिलने वाली करोड़ों की डील तक छोड़ दी थी। हालांकि शालिनी ने उस ग्राहक को नाराज कर दिया था। उसने अपनी कंपनी के हर कर्मचारी का दिल जीत लिया था। हिम शिखर कॉरपोरेशन के सभी कर्मचारी शालिनी का बहुत सम्मान करते थे। इसीलिए 3 छोटे सालों में एक दिवालिया छोटी कंपनी अरबों डॉलर की बड़ी कंपनी बन गई थी। यह सब शालिनी की वजह से था। शालिनी, भले ही ये हिम शिखर कॉरपोरेशन का कर्मचारी हो, लेकिन इसने मेरे गुलाब कुचले। इसने मुझे अपमानित किया। मुझे इंसाफ चाहिए। यंग मास्टर हर्ष ने सख्त चेहरा बनाकर ठंडे लहजे में कहा। अगर अभय एक आम शख्स होता तो यंग मास्टर हर्ष आगे बढ़कर उसे पीट देता, लेकिन वो हिम शिखर कॉरपोरेशन का कर्मचारी था। उसे कुछ करने से पहले शालिनी की भावनाओं का ध्यान रखना पड़ता था। अब जब वो शालिनी को पटाने की कोशिश कर रहा था, तो उसे उसके दिल में अच्छा प्रभाव छोड़ना जरूरी था। यंग मास्टर हर्ष को पता था कि शालिनी अपने कर्मचारियों की कितनी रक्षा करती थी। वो एक छोटे कर्मचारी की वजह से उनके बीच टकराव नहीं चाहता था। वो नए गुलाब खरीद सकता था, लेकिन शालिनी एक ही थी। यंग मास्टर हर्ष, आपके गुलाब कितने के थे? मैं आपको भुगतान कर दूंगी। आप अभय सिंह को नहीं छू सकते। शालिनी ने भौहें सिकोड़कर ठंडे लहजे में कहा। अभय उसका पति था। वो स्वाभाविक रूप से यंग मास्टर हर्ष को अपने पति को सबक सिखाने नहीं दे सकती थी। इसके अलावा शालिनी जानती थी कि अभय ने गुलाब इसलिए कुचले क्योंकि यंग मास्टर हर्ष उसे पटाना चाहता था। वो उसकी अपनी पत्नी की रक्षा कर रहा था। चूंकि अभय की कोई गलती नहीं थी, शालिनी को स्वाभाविक रूप से उसकी रक्षा करनी थी। एपिसोड 49। शालिनी, वो गुलाब ज्यादा कीमती नहीं है। आपको मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं। जब उसने सुना कि शालिनी गुप्ता उसे पैसे देना चाहती थी, हर्ष चतुर्वेदी ने हाथ हिलाया और दिखावटी ढंग से कहा। शालिनी का पक्ष जीतने के लिए वो स्वाभाविक रूप से मुआवजा नहीं चाहता था। हालांकि सामने वाला शख्स उसके गुलाब कुचलने की वजह से उसे नाराज कर रहा था, फिर भी वो शालिनी के साथ नजदीकी बढ़ने से खुश था। यंग मास्टर हर्ष, मैं फिर से कहती हूं, कृपया मुझे शालिनी कहें। अगर आप मुझे फिर से शालू कहेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। शालिनी ने ठंडे लहजे में असंतोष के साथ कहा। उसका पति ठीक बगल में था। वो नहीं चाहती थी कि वो गलत समझे। भले ही यंग मास्टर हर्ष उसका सहपाठी था, शालिनी उसे पसंद नहीं करती थी। उसे साफाई का शौक था और वो सभी पुरुषों से नफरत करती थी। ठीक है, मैं आपको आगे से शालिनी कहूंगा। ओह हां, ये आपके लिए एक निमंत्रण है। हर्ष चतुर्वेदी ने अपनी छाती की जेब से एक लाल निमंत्रण निकाला और शालिनी को थमाया। ये क्या है? शालिनी ने निमंत्रण नहीं लिया, बल्कि उलझन में पूछा।
ये सिन्हा कॉर्पोरेशन चैरिटी डिनर का निमंत्रण है। मेरे पास सिर्फ 2 टिकट है, एक मेरे लिए और एक आपके लिए, हर्ष चतुर्वेदी ने गर्व से कहा। सिन्हा कॉर्पोरेशन? शालिनी की आंखें हैरानी से चमक उठीं। सिन्हा कॉर्पोरेशन पूर्वांचल शहर की सबसे बड़ी कंपनी थी। ये पूरे देश में शीर्ष कंपनी थी और एक विशाल अस्तित्व रखती थी। कहा जाता था कि सिन्हा कॉर्पोरेशन के मजबूत रिश्ते और बैकग्राउंड थे। जब कंपनी की स्थापना हुई थी तब मेयर और सचिव भी इसके भव्य उद्घाटन में शामिल हुए थे। इससे साफ था कि कंपनी के गहरे रिश्ते थे। सिन्हा कॉर्पोरेशन का चैरिटी डिनर अमीर व्यापारियों, समाज के बड़े लोगों और ऊंचे अधिकारियों का जमावड़ा होता था। ये ऊपरी वर्ग का उत्सव था। ये एक मौका है। शालिनी का मन ललचाया। उसे पता था कि उसकी कंपनी वित्तीय संकट से गुजर रही थी। अगर वो चैरिटी डिनर में जा सकती और कुछ राजनेताओं और व्यापारियों से संपर्क बना सकती तो शायद वो हिम शिखर कॉर्पोरेशन को बचाने के लिए पर्याप्त फंड जुटा सकती थी। या मास्टर हर्ष, धन्यवाद। शालिनी ने हल्के से मुस्कुराया और हर्ष चतुर्वेदी से निमंत्रण लेने वाली थी कि किसी और ने उसे छीन लिया। हाँ, ये निमंत्रण बहुत शानदार है। चैरिटी डिनर? अभय सिंह ने निमंत्रण छीना और हंसते हुए कहा। शालिनी ने हर्ष चतुर्वेदी को निमंत्रण के लिए धन्यवाद कहा और शुक्रिया तक बोला। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे गुस्सा आ गया। हर्ष चतुर्वेदी उसके सामने उसकी पत्नी को पटाने की कोशिश कर रहा था। अभय सिंह, मुझे निमंत्रण दो, शालिनी ने कहा। उसका चेहरा हल्का सा बदल गया था। उनके बीच एक समझौता था कि कंपनी में वो एक दूसरे को सिर्फ नाम से बुलाएंगे। वो अपने रिश्ते को किसी को नहीं बताना चाहते थे। नहीं, अभय ने सिर हिलाकर मना कर दिया। अभय सिंह, मुझे दो। ये निमंत्रण मेरे लिए बहुत जरूरी है। शालिनी का सुंदर चेहरा चिंता से भर गया। शख्स, निमंत्रण शालिनी को दे दो। मैं इसे उसे पटाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। हर्ष चतुर्वेदी अचानक अभय के पास आया और धीरे से बोला, आपने कहा कि आप इस निमंत्रण से शालिनी को पटाना चाहते हैं? अभय का चेहरा बदल गया और उसने दुश्मनी भरे लहजे में पूछा, हां, मैंने गुलाब और निमंत्रण से शालिनी को पटाने की कोशिश की। हालांकि तुमने गुलाब कुचल दिए, लेकिन मेरे पास अभी भी ये निमंत्रण है। हर्ष चतुर्वेदी ने घमंड से मुस्कुराकर कहा। अपनी जांच से उसे पता था कि हिम शिखर कॉर्पोरेशन वित्तीय संकट में थी। कंपनी की पूंजी की कड़ी टूटने वाली थी। इसलिए उसने पूरी ताकत लगाकर शालिनी के लिए यह निमंत्रण हासिल किया था। यह एक जीवन रक्षक तोहफा था। इसके अलावा हर्ष चतुर्वेदी जानता था कि शालिनी को हिम शिखर कॉर्पोरेशन से बहुत लगाव था। उसने अकेले दम पर कंपनी को विकसित किया था और इसे दिवालिया नहीं होने देगी। इसलिए उसे यकीन था कि अगर वो उसे यह निमंत्रण देगा तो शालिनी इसे स्वीकार कर लेगी। शख्स, निमंत्रण शालिनी को दे दो। मैं कल उसके साथ डिनर में जाऊंगा। तुम यहां से जा सकते हो। हर्ष चतुर्वेदी इस सोच से उत्साहित हो गया कि वो शालिनी के साथ अकेले वक्त बिता सकेगा। दोनों की आवाज बहुत धीमी थी, इसलिए शालिनी उनकी बात नहीं सुन सकी। मेरी पत्नी के साथ अकेले वक्त बिताना चाहते हो? कोई मौका नहीं। अभय ने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। फटफट। अभय ने निमंत्रण लिया और उसे फाड़ दिया। पल भर में उसने निमंत्रण को टुकड़ों में बदल दिया। उसने इसे जमीन पर फेंका और जोर से कुचल दिया। अभय, तुम कमीने! शालिनी का चेहरा गुस्से से भर गया जब उसने देखा कि अभय ने निमंत्रण को टुकड़ों में फाड़ दिया और उस पर पैर रखकर कुचल दिया। क्या हिम शिखर कॉर्पोरेशन सच में दिवालिया होने जा रही है? शालिनी का चेहरा उदासी से भर गया। कंपनी की पूंजी की कड़ी टूट चुकी थी और वो दिवालियापन के कगार पर थी। सिन्हा कॉर्पोरेशन डिनर का निमंत्रण शालिनी की उम्मीद था। वो चैरिटी डिनर के जरिए फंड जुटाना चाहती थी, लेकिन अब अभय ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया था। अभय ने न सिर्फ निमंत्रण फाड़ा बल्कि शालिनी की उम्मीद को भी चकनाचूर कर दिया था। एक निमंत्रण के लिए मुझे कमीना कहना जरूरी है? अभय ने भौहें सिकोड़कर असंतोष के साथ कहा। उसके नजरिए से हर्ष चतुर्वेदी इस निमंत्रण का इस्तेमाल शालिनी को पटाने के लिए कर रहा था। वो ऐसी चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था और निमंत्रण फाड़ना जरूरी था। लेकिन अभय को नहीं पता था कि चैरिटी डिनर का निमंत्रण शालिनी की उम्मीद था। उसने शालिनी की उम्मीद को फाड़ दिया था। स्वाभाविक रूप से शालिनी गुस्से में थी। यहां से चले जाओ, मैं आपको फिर कभी नहीं देखना चाहती, शालिनी ने बर्फीले लहजे में कहा। वो बहुत परेशान थी। उसने 3 साल तक इतनी मेहनत की थी, अपने पिता की डांट और रिश्तेदारों के तानों को सहा था। कई रातों तक जागकर और सारी रात काम करके उसने आखिरकार कंपनी को इस स्तर तक पहुंचाया था। हिम शिखर कॉर्पोरेशन शालिनी का बच्चा थी।
अब जब कंपनी वित्तीय संकट में थी, वो निमंत्रण उसके बच्चे के लिए मसीहा था, लेकिन अभय ने उसे बेरमी से फाड़ दिया। शालिनी के नजरिए से अभय ने न सिर्फ निमंत्रण फाड़ा, बल्कि उसके बच्चे को मार डाला था। आप सच में मुझे एक निमंत्रण की वजह से चले जाने को कह रही है और कह रही है कि मुझे फिर कभी नहीं देखना चाहती? अभय का चेहरा बदल गया और उसने जोर से पूछा। उसे समझ नहीं आया, क्या यह सिर्फ एक निमंत्रण नहीं था? शालिनी इतने गुस्से में क्यों थी? ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह निमंत्रण शालिनी के लिए कितना जरूरी था। यह शालिनी के बच्चे के लिए जीवन रक्षक धन था। चले जाओ, मैं आपको देखना नहीं चाहती। शालिनी ने ठंडे ढंग से मुंह फेर लिया और कंपनी की ओर चल पड़ी, लेकिन उसका कांपता शरीर यह गवाही दे रहा था कि वो शांत नहीं थी। अभय की हरकतों ने उसके दिल को पूरी तरह चोट पहुंचाई थी। उसका पति हमेशा इतना जिद्दी था और उसकी भावनाओं का ख्याल रखे बिना काम करता था। हां, अगर आप मुझे जाने को कह रही हैं तो मैं चला जाऊंगा। अभय ने उदास ढंग से हंसा और उसकी आंखों में दर्द की एक झलक चमकी। वो पुरुष था और उसकी अपनी गरिमा थी। इतने लोगों के सामने शालिनी ने उसे जाने को कहा, इससे उसे शर्मिंदगी हुई। अभय को शर्मिंदगी हुई, लेकिन उसका दिल भी दुख रहा था। उसका और शालिनी का रिश्ता अभी अभी बेहतर हुआ था, लेकिन अब वो फिर से शुरुआती बिंदु पर पहुंच गए थे। अभय मुड़ा और लंबे कदमों से दूर चला गया। उसकी आकृति अकेली दिख रही थी। दोनों के बीच एक बार फिर गलतफहमी पैदा हो गई थी। एपिसोड 50। तुम मेरे दिल को तोड़ती हो, तुम मुझे रुलाती और हंसाती हो। अभय सिंह ने हार्ट ब्रेक गुनगुनाया और सड़क पर बिना मकसद के चलता रहा। वो बहुत बहुत उदास था। हालांकि वो वुल्फ किंग था जो अंडरवर्ल्ड को हिला देता था, लेकिन उसके भी दुखी होने के पल थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शालिनी गुप्ता एक चैरिटी डिनर के निमंत्रण को लेकर इतनी नाराज क्यों हो गई। गुस्सा तो उसे होना चाहिए था। यंग मास्टर हर्ष उस निमंत्रण का इस्तेमाल शालिनी को पटाने के लिए कर रहा था। शालिनी उसकी पत्नी थी। कोई भी पुरुष उस निमंत्रण को फाड़ देता। शालिनी और उसके बीच हमेशा संवाद की कमी रही थी, जिससे गलतफहमियां पैदा होती थी। शादी एक किले की तरह थी। जो शहर के अंदर थे वो बाहर निकलना चाहते थे, और जो बाहर थे वो अंदर आना चाहते थे। गाने फोर्ट्रेस की ये क्लासिक पंक्ति अभय की इस वक्त की भावनाओं को पूरी तरह बयान कर रही थी। खैर, मैं सोने के लिए कोई जगह ढूंढता हूं। शालिनी के साथ झगड़े के बाद अभय स्वाभाविक रूप से हिम शिखर कॉरपोरेशन में काम पर नहीं जा सकता था। दोनों की मुलाकात से दोनों ही खुश नहीं होते, इसलिए अब वो बस सोने के लिए जगह ढूंढना चाहता था। उसने एक छोटे होटल में कमरा बुक किया और जल्दी ही सो गया। सोना भी उदासी से निपटने का एक तरीका था। रिंग रिंग रिंग। पता नहीं कितनी देर सोने के बाद अभय अपने फोन की घंटी से जागा। उसने टॉक बटन दबाया। भाई, मैं किंग कॉन्ग हूं। मैं आज रात आपको डिनर पर बुलाना चाहता हूं, क्या ठीक है? फोन के दूसरी ओर किंग कॉन्ग ने घबराते हुए पूछा। उसे डर था कि अभय मना कर देगा। अभय ने खिड़की से बाहर देखा और महसूस किया कि रात हो चुकी थी। वो पूरा दिन सोता रहा था। उसे अचानक याद आया कि उसने आज किंग कॉन्ग के साथ डिनर का वादा किया था। शालिनी के साथ गलतफहमी की वजह से वो ये बात भूल गया था। शराब है? अभय ने हल्के से पूछा। हालांकि वो सोया था, फिर भी वो बहुत उदास था और खुद को सुन करना चाहता था। बेशक भाई, आप कहाँ हैं? मैं अभी आता हूं। भाई, मैं रिवर सीन होटल के एक बूथ में हूं। ठीक है, मैं 10 मिनट में वहां हूं। अभय ने फोन काटा और रिवर सीन होटल की ओर चल पड़ा। चूंकि रिवर सीन होटल हिम शिखर कॉरपोरेशन के ठीक बगल में था, वो पल भर में वहां पहुंच गया। नमस्ते भाई। होटल के प्रवेश पर पहुंचते ही 2 गुंडों ने सम्मान से झुककर कहा। दोनों गुंडों ने अभय को बूथ तक पहुंचाया। बूथ विशाल था और लगभग 50 वर्ग मीटर का। इसकी सजावट शानदार थी। बड़े गोल टेबल पर करीब 36 व्यंजन रखे थे। व्यंजनों के बगल में 2 बोतल माउताई भी थी। किंग कॉन्ग ने अभय को खिलाने के लिए खूब खर्च किया था। 36 व्यंजन और 2 बोतल माउताई की कीमत लगभग 50,000 रुपए थी। भाई, कृपया बैठिए, मैं आपके लिए ड्रिंक डालता हूं। किंग कॉन्ग ने सम्मान से कहा और अभय को उसकी सीट तक ले गया। फिर उसने अभय के लिए 1 कप माउताई डाला। ये वाइन बहुत अच्छी लगती है। अभय ने एक घूंट लिया। वाइन गाढ़ी और शुद्ध थी। इसमें हल्की तीखी फिनिश थी। भाई, अगर अच्छी लगती है तो और पिए। आगे से आपका छोटा भाई मैं आपके आदेशों का पालन करेगा। किंग कॉन्ग ने अभय के लिए 1 और कप वाइन डाला और सम्मान से कहा।
अगर कोई देखता कि किंग कॉन्ग खुद को मातहत कह रहा है तो वो हैरान रह जाता। किंग कॉन्ग एक गर्मखून गैंग का लीडर था और बहुत प्रभावशाली था, लेकिन इस युवक के प्रति वो इतना सम्मान दिखा रहा था। आपको मुझे भाई कहने की जरूरत नहीं, आगे से मुझे भाई अभय कहें। अभय ने एक और कप वाइन पी और हल्के से कहा, हाँ धन्यवाद भाई अभय, कृपया और पिए भाई अभय। किंग कॉन्ग उत्साहित हो गया जब उसने सुना कि अभय ने उसे भाई अभय कहने को कहा। उसे पता था कि इसका मतलब था कि सामने वाले ने उसे माफ कर दिया था, क्योंकि भाई अभय भाई से ज्यादा प्यारा नाम था। अभय की भयानकता देखने के बाद से किंग कॉन्ग ने भाई अभय का अनुसरण करने का फैसला किया था। उसे अंदेशा था कि भाई अभय कोई साधारण शख्स नहीं था। किंग कॉन्ग, मुझसे कुछ पूछना है। कृपया पूछिए भाई अभय, मैं जो जानता हूं सब बताऊंगा। क्या आप सिन्हा कॉरपोरेशन के चैरिटी डिनर के बारे में जानते हैं? अभय ने हल्के से पूछा। अपने दुख को शराब से भुलाने की कोशिश के बाद उसकी उदासी और गहरी हो गई थी। जितना वो पीता था उसका दिल उतना ही दुखता था। भाई अभय, सिन्हा कॉरपोरेशन पूर्वांचल शहर की नंबर 1 कंपनी है। उनके चैरिटी डिनर में कई बड़े अधिकारी, अरबपति और समाज के नामी लोग शामिल होंगे। ये सीईओ के लिए नेटवर्किंग और पूंजी हासिल करने का एक शानदार मौका है। किंग कॉन्ग ने अभय के लिए एक कप वाइन डालते हुए कहा। किंग कॉन्ग, आपने कहा कि चैरिटी डिनर सीईओ के लिए एक शानदार मौका है। बेशक भाई अभय, सीईओ वहां अरबपतियों और सरकारी अधिकारियों से मिल सकते हैं। इस तरह वो अपनी कंपनियों को बढ़ाने के लिए पूंजी और फंडिंग हासिल कर सकते हैं। ओह, क्या आपको पता है कि सिन्हा कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट कौन है? भाई अभय, प्रेसिडेंट रूपा सिन्हा है, पूर्वांचल शहर की नंबर 1 सुंदरी। किंग कॉन्ग, क्या शालिनी गुप्ता पूर्वांचल शहर की नंबर 1 सुंदरी नहीं है? ओह भाई अभय, मैं भूल गया। शालिनी गुप्ता और रूपा सिन्हा पूर्वांचल शहर की 2 शीर्ष सुंदरियां हैं। एक बर्फीली देवी है, दूसरी मोहक देवी। रूपा सिन्हा का जिक्र करते हुए किंग कॉन्ग की आंखों में एक उत्तेजित नजर आई। ये उसकी देवी के प्रति प्रशंसा थी। रूपा सिन्हा? ओह, ये रूपा सिन्हा है। अभय ने अपने माथे पर थपकी दी और उसे एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि 14 नंबर मकान में उस मोहक महिला को हैरानी हुई थी जब उसने कहा था कि उसने उसका नाम नहीं सुना। भाई अभय, लीजिए एक और ड्रिंक ले। किंग कॉन्ग ने उत्साह से अभय के लिए एक और कप डाला और दोनों माउताई की बोतलें जल्दी ही अभय ने खाली कर दी। अभय अच्छा पीने वाला था। 2 बोतल माउताई पीने के बाद भी उसका दिमाग साफ था और वो नशे में नहीं था। जैसा मैंने सोचा था, भाई अभय कोई साधारण शख्स नहीं है। किंग कॉन्ग ने मन ही मन तारीफ की। 1 बोतल माउताई 1 लीटर की थी, लेकिन भाई अभय ने 2 लीटर इस तीखी शराब को बिना नशे के चिन्ह के पी लिया था। उसकी सहन शक्ति बहुत ऊंची थी। खाने पीने के बाद अभय खड़ा हुआ और किंग कॉन्ग से विदा ली। ध्यान रखिए भाई अभय, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो अपने छोटे भाई को बेझिझक बताइए। किंग कॉन्ग ने गहरा झुककर सम्मान से कहा। ध्यान रखिए भाई अभय। बूथ में मौजूद दर्जनों अन्य लोगों ने भी झुककर सम्मान से कहा। ठीक है। अभय ने एक बार हाथ हिलाया और शान से बूथ से बाहर निकल गया। होटल के बाहर रात उदास थी। सड़कों के किनारे की नियन लाइटें टिमटिमा रही थी। भीड़ गहमा गहमी में थी, लेकिन अभय का दिल ठंडा था। वो घर नहीं जाना चाहता था। 3 नंबर मकान शालिनी का घर था। उस घर में वो हमेशा बहुत अकेला महसूस करता था। हाँ, कंपनी की लाइटें अभी भी जल रही है। अभय ने अपनी नजरें तेज की और अचानक देखा कि हिम शिखर कॉरपोरेशन की लाइटें अभी भी जल रही थी। रिवर सीन होटल हिम शिखर कॉरपोरेशन से सिर्फ 50 मीटर दूर था, इसलिए वो हिम शिखर कॉरपोरेशन की हर चीज साफ देख सकता था। क्या कंपनी में चोर घुस गया? अभय का चेहरा बदल गया। उसे पता था कि कर्मचारी शाम 6 बजे काम खत्म होने पर सारी लाइटें बंद कर देते थे, लेकिन अभी रात के 9 बज चुके थे, फिर भी तीसरी मंजिल की लाइटें जल रही थी। उसे शक हुआ कि कोई चोर घुस आया था। एपिसोड 51। नहीं, मुझे कंपनी वापस जाकर देखना होगा। अभय सिंह ने भौहें सिकोड़कर फैसला किया कि उसे कंपनी वापस जाकर चीजों की जांच करनी चाहिए। हालांकि वो इस वक्त शालिनी गुप्ता से झगड़े में था, लेकिन ये सिर्फ निजी मसला था। चूंकि वो अभी भी हिम शिखर कॉरपोरेशन में काम कर रहा था, उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। ये हर कर्मचारी की जिम्मेदारी और कर्तव्य था। निजी और सार्वजनिक मसलों को अलग रखना उसके जीवन का मूल सिद्धांत था। सिसकिया? क्यों? अभय को अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। जब वो खिड़की से तीसरी मंजिल पर पहुंचा, उसे रोने की आवाज से परिचित था।
ये जरूर किसी महिला की थी। बॉस का ऑफिस? अभय को पता चला कि सिस्किया बॉस के ऑफिस से आ रही थी, जहां अभी भी लाइटें जल रही थी। वो ऑफिस की ओर बढ़ा और दरवाजा हल्के से खोला। उसने देखा कि शालिनी अपने हाथ में एक फोटो लिए सिसक रही थी। उसकी पीठ उसकी ओर थी। अगर पूर्वांचल शहर के पुरुषों को पता चलता कि ये बर्फीली देवी सच में रो रही थी, तो उनकी आश्चर्य से जबड़े गिर जाते। क्या बड़ी खबर थी। शालिनी को नहीं पता था कि अभय उसके पीछे था, क्योंकि वो इस वक्त बहुत भावुक थी। दादाजी, मुझे आपकी बहुत बहुत याद आती है। क्या स्वर्ग में सब ठीक है? दादाजी, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। मेरी शादी हो गई है और उसका नाम अभय सिंह है। हालांकि वो सिंह परिवार का बेटा है, जो अरबों की संपत्ति वाले परिवार का नाती है, लेकिन वो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है और मेरे लिए सूप भी बनाता है। दादाजी, मुझे पता है कि आपने मुझे हिम शिखर कॉरपोरेशन दी थी। मैंने 3 साल की मेहनत से इसे आखिरकार लाखों डॉलर की बड़ी कंपनी बना दिया। ये कंपनी मेरे बच्चे की तरह है, लेकिन अब इसमें कुछ वित्तीय समस्याएं हैं और ये कभी भी बंद हो सकती है। ऐसा लगता है जैसे मेरा बच्चा किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहा हो जो किसी भी सेकंड जानलेवा हो सकती है। हालांकि आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, दादाजी। मेरा पति अभय एक अच्छा इंसान है। उसने कंपनी को बचाने के लिए सिन्हा कॉरपोरेशन का चैरिटी डिनर का निमंत्रण हासिल किया है। उस निमंत्रण के साथ हम बहुत सारे अमीर लोगों से संपर्क कर सकते हैं, जो हमारी कंपनी को वित्तीय सहायता दे सकते हैं। तो चिंता मत कीजिए, दादाजी। मैं अपनी कंपनी को बचाने के लिए सब कुछ करूंगी। शालिनी अपने दादाजी की तस्वीर को पकड़े हुए सिसक रही थी। शालिनी के लिए उसके दादाजी और मां 2 ऐसे लोग थे जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। जब वो छोटी थी, वो अक्सर अपने दादाजी की गोद में लेटती थी और उनकी कई परी कथाएं सुनती थी। दादाजी उसे ढेर सारी कॉटन कैंडी और नए कपड़े भी खरीदते थे। दुर्भाग्य से उसके दादाजी 3 साल पहले गुजर गए थे। हिम शिखर कॉरपोरेशन उसके दादाजी का तोहफा थी और ये शालिनी की अपने दादाजी की यादों का प्रतीक थी। शालिनी ने इन 3 सालों में बहुत मेहनत की थी। उसे नींद नहीं मिली, अच्छा खाना नहीं खाया और फिर भी रात से सुबह तक काम करती रही, यहां वहां दौड़ती रही, सिर्फ इसलिए कि कंपनी को और सफल बनाया जा सके। हर कोई उसे बिजनेस सुपरवुमन और ठंडी बॉस कहता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसने कंपनी के लिए कितनी मेहनत और समय दिया था। यही वजह थी कि वो ज्यादा सफल हुई। वो दूसरों से कहीं ज्यादा मेहनत करती थी। इन 3 सालों में उसने अपना वादा निभाया और कंपनी को लाखों डॉलर की बड़ी कंपनी बना दिया। लेकिन अब कंपनी वित्तीय संकट से गुजर रही थी और उसे बॉस हर से चैरिटी डिनर का निमंत्रण चाहिए था, ताकि वो इस संकट से बाहर निकल सके। दुर्भाग्य से अभय ने उसे फाड़ दिया था। शालिनी ने अपने दादाजी से झूठ बोला था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो चिंता करे। उसने एक सफेद झूठ बोला कि अभय उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है और उसने निमंत्रण हासिल किया है, तो निमंत्रण कंपनी को बचाने की उम्मीद था। शालिनी की बात सुनकर अभय का चेहरा बदल गया। उस पल उसे आखिरकार समझ आया कि शालिनी उससे इतनी नाराज क्यों थी। हिम शिखर कॉरपोरेशन उसके दादाजी का दिया हुआ तोहफा और उम्मीद थी। वो इसे अपने बच्चे की तरह मानती थी और निमंत्रण ही एकमात्र चीज थी जो इसे बचा सकती थी। उस निमंत्रण को फाड़ना शालिनी की सारी उम्मीदों को कुचलने जैसा था, या दूसरे शब्दों में उसके बच्चे को मार डालना। इस बार मेरी गलती है। अभय को अपने किए पर बहुत अपराध बोध हुआ। उसे अभी एहसास हुआ कि उसने गलती की थी। अगर वो शालिनी की जगह होता तो वो खुद को थप्पड़ मारता, क्योंकि निमंत्रण फाड़ना उसकी सारी उम्मीदों और उसके इकलौते बच्चे को नष्ट करने जैसा था। हालांकि शालिनी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसे सिर्फ चले जाने को कहा। वो अपने दादाजी की तस्वीर के सामने उसकी सारी अच्छी बातें कह रही थी। वो कितना अच्छा इंसान है, कैसे उसने उसके लिए खाना बनाया और कैसे उसने निमंत्रण हासिल करके कंपनी की मदद की। अभय इस वक्त बहुत अपराध बोध और दिल टूटने की भावना से भर गया था। उसे हारा हुआ महसूस हुआ कि वो अपनी पत्नी की कंपनी के वित्तीय संकट को भी नहीं भाप सका। मैंने निमंत्रण फाड़ा था, तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा लाऊंगा, अभय ने खुद से धीरे से कहा और वहां से चला गया। उसे पता था कि इस बार उससे गलती हुई थी और इसीलिए उसे इसका समाधान ढूंढना था। अभय को पहले ही किंग कॉन्ग से कुछ जानकारी मिल चुकी थी। सिन्हा कॉरपोरेशन की बॉस वो मोहक महिला थी जिसे रूपा सिन्हा कहते थे, जो संयोग से अभय के करीब थी। उसे उससे निमंत्रण मिल सकता था। इसके बाद अभय कंपनी से निकला और शाही महल के लिए टैक्सी ली। आधे घंटे बाद
वो शाही महल के 14 नंबर विला पर पहुंचा। हालांकि अंदर अंधेरा था और दरवाजा भी बंद था। रूपा सिन्हा घर पर नहीं है। अभय को कई बार खटकाने के बाद कोई जवाब नहीं मिला, तो उसे पता चला कि वो घर पर नहीं थी। तो मैं यहां इंतजार करता हूं। अभय को शालिनी के लिए निमंत्रण हासिल करना था, ताकि अपनी गलती की भरपाई कर सके। वो रूपा के घर के सामने दरवाजे पर इंतजार करने लगा। समय बीतता गया और रात पलक झपकते गुजर गई। क्षितिज लाल होने लगा और सूरज धीरे धीरे उग रहा था। एक नया दिन आ गया था। क्या हुआ? रूपा पूरी रात घर क्यों नहीं आई? अभय ने विला को निराशा से देखा। आज रात चैरिटी डिनर था। उसे उससे पहले निमंत्रण हासिल करना था, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाता। ओह हां, मैं ये कैसे भूल गया। अभय ने अचानक अपने माथे पर थपकी दी और उसे एहसास हुआ। चूंकि डिनर सिन्हा कॉर्पोरेशन आयोजित कर रही थी और रूपा उसकी बॉस थी, तो वो इस आयोजन की तैयारी में व्यस्त होगी और कंपनी में ही रुकी होगी। इसलिए वो घर नहीं आई थी। ये समझते ही कि वो अपनी कंपनी में थी, अभय मुस्कुराया और बाहर निकला। उसने रूपा को उसकी कंपनी में ढूंढने का फैसला किया। हां, मेरी पत्नी भी रात को घर नहीं आई। अभय ने 3 नंबर मकान के पास से गुजरते हुए देखा कि दरवाजा बंद था। उसे पता चला कि शालिनी पूरी रात ऑफिस में रही होगी और घर पर सोई नहीं थी। शालिनी ने कंपनी के लिए जो कुछ किया, उसे महसूस कर अभय का दिल फिर टूट गया। प्यारी, मेरे लिए रुको, मैं तुम्हारे लिए निमंत्रण लाऊंगा। अभय दृढ़ता से रिहायशी इलाके से बाहर निकला और सिन्हा कॉर्पोरेशन के लिए टैक्सी ली। हालांकि उसे कंपनी का सटीक स्थान नहीं पता था, लेकिन टैक्सी ड्राइवर को पता था। टैक्सी ड्राइवर ने 100 रुपए लेने के बाद अभय को सीधे कॉर्पोरेशन तक पहुंचा दिया। कितनी शानदार इमारत! अभय ने सिन्हा कॉर्पोरेशन की 100 मंजिला इमारत को नीचे से देखकर चकित होकर कहा। इस इमारत में कुल 108 मंजिलें थी, जो पूर्वांचल शहर की सबसे ऊंची इमारत थी। इमारत का बाहरी हिस्सा सफेद संगमरमर से बना था, जो इसे और भी शानदार बनाता था। ऐसी शानदार ऊंची इमारत का मालिक होने वाली रूपा सिन्हा निश्चित रूप से कोई साधारण शख्स नहीं थी। एपिसोड 52। श्रीमान, आप किसे ढूंढ रहे हैं? रिसेप्शनिस्ट ललिता ने अभय सिन्हा को देखते हुए पूछा। वो एक 20 साल की लड़की थी, जिसने हल्के नीले रंग का व्यावसायिक परिधान पहना था। उसका चेहरा नाजुक था और चेहरे पर झाइयां उसे काफी प्यारी बना रही थी। ये शख्स कितना हैंडसम है। ललिता ने अभय को घूरते हुए सोचा कि हालांकि कंपनी में कई अच्छे दिखने वाले लोग थे, लेकिन अभी तक कोई भी उसके सामने वाले से बेहतर नहीं था। हालांकि इस शख्स का चेहरा खूबसूरत था, फिर भी ललिता को थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि उसने छलावरण वाली वर्दी पहनी थी और वो खेत में काम करने वाले मजदूर की तरह बेतरतीब लग रहा था। फिर भी भले ही वो खेत से आए मजदूर जैसा दिखता था, उसका सुंदर चेहरा और मुलायम हाथ उसे उनसे अलग करते थे। खेतों से आने वाले लोगों की त्वचा आमतौर पर काली और हाथ खुरदुरे होते हैं, जो लंबे समय तक खेती के काम करने की निशानी होती है। लेकिन उसके सामने वाला शख्स गोरी त्वचा और शानदार रूप वाला था, जो उसे पूरी तरह एक हैंडसम प्राणी बनाता था। हाय सुंदरी, मैं रूपा सिन्हा को ढूंढ रहा हूं, अभय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ललिता खुशी से हंस पड़ी जब उसने उसे सुंदरी कहा, लेकिन साथ ही उसे हैरानी हुई कि वो जिसे ढूंढ रहा था वो रूपा थी। रूपा सिन्हा, सिन्हा कॉर्पोरेशन की प्रेसिडेंट और उसकी बॉस। ये शख्स कौन था जो उसे ढूंढ रहा था? आप हमारी प्रेसिडेंट को ढूंढ रहे हैं? क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? माफ कीजिए, नहीं, मेरे पास नहीं है। तो क्या आप उन्हें जानते हैं? कैसे? हम दोस्त जैसे हैं। अभय ने एक सेकंड सोचकर कहा कि वो दोस्त थे। उसकी रूपा से पहले 2 बार मुलाकात हो चुकी थी। पहली बार उसने काला मुर्गा उधार लिया था और दूसरी बार उसके घर पर वाइन पीने गया था। ये कुछ हद तक दोस्ती थी ना? तो आप कहते हैं कि आप उनके दोस्त हैं। क्या आप अपने फोन में उनका नंबर दिखा सकते हैं और उन्हें कॉल कर सकते हैं? ललिता ने भौहें सिकोड़ते हुए उसे रूपा का नंबर दिखाने को कहा। माफ कीजिए, मेरे पास उनका नंबर नहीं है। क्या आप कृपया मुझे अंदर जाने दे सकती हैं? अभय अपनी बात खत्म करते हुए अंदर जाने लगा। नहीं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकती। ललिता ने जल्दी से अपना चेहरा बदला और अभय को रोक लिया। सुंदरी, क्या आप थोड़ा अच्छा व्यवहार नहीं कर सकती और मुझे अंदर जाने दे सकती? मेरे पास एक आपात स्थिति है। नहीं, मैं सच में नहीं कर सकती। अगर मैंने आपको ऐसे अंदर जाने दिया तो मेरी तनख्वाह कट जाएगी। सिर्फ इस एक बार। फिर भी नहीं कर सकती। ललिता बहुत दृढ़ थी और उसे बाहर ही रख रही थी। उसे पता था कि उसकी बॉस पूरे पूर्वांचल शहर की सबसे बड़ी सुंदरी थी,
जिससे मिलने का हर पुरुष सपना देखता था। अगर वो हर किसी को अंदर जाने देती तो कंपनी में भीड़ हो जाती। इसके अलावा कंपनी के अपने नियम थे। कोई भी तब तक अंदर नहीं जा सकता था जब तक उसके पास अपॉइंटमेंट ना हो या वो उसका अच्छा दोस्त ना हो। ललिता, क्या हुआ? अचानक एक सिक्योरिटी वर्दी में एक बड़ा शख्स आया। ये बड़ा शख्स कम से कम 6 फीट 4 इंच लंबा था। उसकी मांसपेशियां सख्त और कदकाठी मजबूत थी, जो ताकत से भरी लग रही थी। उसका नाम ललित था, सिन्हा कॉरपोरेशन के सिक्योरिटी विभाग का प्रमुख। ये शख्स कहता है कि वो हमारी प्रेसिडेंट का दोस्त है, लेकिन उसके पास उनका नंबर नहीं है और वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे रोक रही थी। ललिता ने ललित को परेशानी के साथ बताया कि क्या हुआ। भाई, ये सिन्हा कॉरपोरेशन है। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट बुक है या हमारी बॉस का नंबर है तो हम आपको अंदर जाने देंगे, वरना कृपया यहां से चले जाए। ललित ने हाथ हिलाया और अभय को जाने को कहा। आपकी बॉस और मैं सच में दोस्त हैं। कृपया मुझ पर एक एहसान करें और मुझे अंदर जाने दें। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, हमारे पास हर दिन 10 से ज्यादा लोग आते हैं जो कहते हैं कि वो हमारी बॉस के दोस्त हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। उनमें से कुछ तो पागल भी होते हैं। क्या आप उनमें से एक है? ललित ने भौहें सिकोड़कर अधीरता से कहा, आपका क्या मतलब है? ललित की बात सुनकर अभय का चेहरा अचानक बदल गया और उसने उसे ठंडी नजरों से घूरा। मैं उनका दोस्त हूं, मुझे उनसे मिलना है। अभय के गुस्सा होने से पहले ही अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी। एक सफेद कोट में एक शख्स था। सफेद कोट वाला शख्स कई सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा पकड़ा गया था, जबकि वो कंपनी में घुसने की कोशिश कर रहा था। देखा, वो पागल हमेशा यहां आता है और हमारी बॉस से मिलने की मांग करता है। ललित ने परेशानी से कहा, हां, वो पहले ही 10 से ज्यादा बार यहां आ चुका है और हर बार उसे वापस पागलखाने भेजा जाता है, लेकिन वो अगले दिन फिर चुपके से निकलकर वापस आ जाता है। कितनी परेशानी! ललिता उस पागल से बहुत परेशान थी। सच में पागल लोग यहां उसे देखने आते हैं? अभय को समझ नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दे और उसने अपने माथे का पसीना पोंछा। क्या रूपा सच में इतनी आकर्षक थी? पागल लोग भी यहां उसका पीछा करने आते थे? मुझे नहीं लगता कि आप उनमें से एक है। तो अब चले जाइए, वरना मैं आपको भी वैसा ही समझूंगा। ललित ने अभय पर गुस्से से चिल्लाना शुरू किया जब उसने देखा कि वो अभी भी वहां खड़ा था। माफ कीजिए, मुझे आज रूपा से मिलना ही है और मैं पागल नहीं हूं। आप ज्यादा पागल जैसे लगते हैं, अभय ने शांति से कहा, अपने हाथ पीछे रखे हुए। छोटे, क्या तुमने मुझे पागल कहा? क्या तुम लड़ाई ढूंढ रहे हो? मैं लड़ाई नहीं ढूंढ रहा, मैं रूपा को ढूंढ रहा हूं। ठीक है छोटे, अगर तुम नहीं जा रहे तो इसके लिए मुझे दोष मत देना। ललित ने ठंडी हंसी हंसी और अपनी मांसपेशियां तानते हुए अभय की ओर बढ़ा। श्रीमान, कृपया अब चले जाइए। ललित पूर्वांचल शहर का बॉक्सिंग चैंपियन है, आप उसे नहीं हरा सकते। ललिता ने दयालुता से अभय को धीरे से याद दिलाया, क्योंकि वो उसके खूबसूरत चेहरे को बर्बाद होते नहीं देखना चाहती थी। ओह, बॉक्सिंग चैंपियन? चिंता मत करो, वो अभी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, अभय ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसने जो कहा वो सच था, लेकिन ललित के लिए यह बहुत उकसाने वाला लगा। पूर्वांचल शहर के बॉक्सिंग चैंपियन के रूप में ललित ने शहर की सभी बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं में बड़े बड़े प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला किया था, लेकिन अब एक 20 साल के युवक ने उसे नीचा दिखाया। उसे इस घमंडी शख्स की पिटाई करनी थी और उसे उसकी अज्ञानता का एहसास दिलाना था। हाँ, ललित ने गुर्राया और अपनी दाहिनी मुट्ठी को अभय की ओर तेजी से मारा, जिससे हवा में सनसनाहट हुई। कहना होगा कि बॉक्सिंग चैंपियन ललित का खिताब सच में असली था। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी बढ़ाई, हवा में उथल पुथल मच गई और ललिता के बाल तक उड़ गए। अरे बाप रे, ये शख्स मरने वाला है। ललिता ने भौहें सिकोड़कर अपनी छोटी झाइयों वाली चेहरे पर चिंता दिखाई। खैर, मैंने तुम्हें जाने को कहा था, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब देखो, तुम्हें पता चल गया कि ललित कितना मजबूत है। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी है। उसने मन ही मन सोचा, ताकतवर लेकिन बहुत धीमा। अभय ने मुस्कुराया और अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया, बायां हाथ अभी भी पीछे रखे हुए। उसने ललित की मुट्ठी को तेजी से पकड़ लिया, इससे पहले कि ललिता और ललित समझ पाते कि क्या हो रहा था। एपिसोड 53। कितनी ताकतवर शक्ति! ललित को लगा जैसे उसकी मुट्ठी एक विशाल चट्टान से टकरा गई हो। वो विशाल चट्टान इतनी मजबूत और स्थिर थी कि उसका हाथ निकालना मुश्किल हो रहा था। छोटे, छोड़ दो। ललित का चेहरा लाल हो गया और उसने गुस्से से कहा, छोड़ दूं? ठीक है। अभय सिंह ने हल्के से मुस्कुराया और अपने दाहिने हाथ को हल्के से आगे धकेला।
ललित लड़खड़ा गया और गिर पड़ा, जमीन पर लेट गया। ये शख्स आखिर कौन है? ललित जमीन पर लेटा हुआ था। उसके पूरे शरीर में तेज दर्द हो रहा था और वो बेहद थक गया था। ललित भाई हार गए? ललिता ने अपने होंठ ढक लिए। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसका चेहरा हैरानी से भरा था। ललित भाई 1.9 मीटर लंबे थे और पूर्वांचल शहर की बॉक्सिंग लीग के चैंपियन थे, लेकिन एक मुक्के से हार गए। ये युवक बहुत ताकतवर था। छोटे, क्या आप कुंग फू के मास्टर हैं? ललित को अपनी छाती में दबाव वाला दर्द महसूस हुआ। उसका चेहरा हैरानी से भरा था। आप हार गए हैं। क्या अब मुझे अंदर जाने दे सकते हैं? अभय ने हल्की मुस्कान दिखाई, लेकिन कुंग फू के सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं, सिन्हा कॉरपोरेशन बाहरी लोगों को अंदर नहीं जाने दे सकती। हालांकि ललित हार गया था। उसने सिर हिलाकर उसे अंदर जाने से मना कर दिया। मैं अंदर जा रहा हूं। आप क्या कर सकते हैं? हाथ पीछे रखे हुए अभय ने गर्व से मुस्कुराया और कंपनी के अंदर बड़े कदमों से बढ़ा। भाइयों, कोई हमारी कंपनी में परेशानी ला रहा है, इसे पीट दो, ललित ने जोर से चिल्लाया। तुरंत सिक्योरिटी रूम से 1 दर्जन बड़े लोग बाहर निकले। ये बड़े लोग सभी लंबे और मांसल थे। ये कंपनी के सिक्योरिटी सिस्टम का ट्रम्प कार्ड थे। उन्होंने अभय को घेर लिया। उनकी आंखें ठंडी थी। छोटे, अब तुम्हें डर का एहसास हुआ। बहुत देर हो गई। भाइयों, इसे पीट दो, ललित ने उत्साह से कहा। उसे पता था कि वो अपने सामने वाले युवक से मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास 1 दर्जन लोग थे। एक को दर्जन से पीटना काफी आसान था। मुझे पीटना चाहते हो इन कमजोर मुर्गियों से? अभय ने घमंड से मुस्कुराया। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थी। उसके लिए एक शख्स और एक समूह में कोई अंतर नहीं था। सब कमजोर मुर्गियां थे। कमीने, तुमने हमें कमजोर मुर्गियां कहा? हां, आप कमजोर मुर्गियां हैं। भाइयों, इसे पीट दो, 1 दर्जन सिक्योरिटी गार्ड्स ने गर्जना की। अपनी मुट्ठियां लहराई और अभय की ओर बेरहमी से वार किया। आदर्श तो बहुत अच्छा था, लेकिन हकीकत क्रूर थी। अभय ने अपने शरीर को तेजी से हिलाया, पहले शख्स के सामने पहुंचा और उसे एक मुक्का मारा, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा और वो जमीन पर बेहोश हो गया। फिर जैसे भेड़िया भेड़ों के झुंड में घुस गया हो, मुक्के मारते और लात चलाते हुए अभय ने एक एक करके उन्हें बेहोश कर दिया। 10 सेकंड बाद वो दर्जन लोग बेहोश हो गए, जिसमें ललित भी शामिल था, जिसे एक लात से बेहोश कर दिया गया था। ठीक है, हो गया। अभय ने हल्के से मुस्कुराया, हाथ पीछे रखे और कंपनी के अंदर चला गया, ललिता को हैरानी से भरे चेहरे के साथ छोड़कर। प्रेसिडेंट के मीटिंग रूम में रूपा सिन्हा एक मीटिंग कर रही थी और कई वरिष्ठ लोग, उप प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट और डायरेक्टर इकट्ठा थे। इन वरिष्ठ लोगों में कुछ 60 साल से ऊपर थे, जो रूपा सिन्हा के सामने टेबल पर बैठे थे, लेकिन फिर भी सम्मान बनाए रखे हुए थे। रूपा सिन्हा एक सुंदरी थी। अगर वो सिर्फ एक खूबसूरत फूलदान होती तो लोग उसका सम्मान नहीं करते, लेकिन वो ऐसी नहीं थी। वो इस साल 24 की थी। राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा में पहली रैंक हासिल करने वाली, फिर विदेश गई और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई। इसके अलावा उसका बैकग्राउंड मजबूत और विशाल था। उसने वैश्विक सोशलाइट मीटिंग में भाग लिया था और इंग्लैंड की रानी से मुलाकात की थी। वो 240 से ज्यादा आईक्यू वाली प्रतिभाशाली थी। उसके कई खिताब थे: पूर्वांचल शहर की पहली सुंदरी, भारतीय मोती, मॉल की रानी और गुलाब का देवदूत। संक्षेप में, अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता से रूपा सिन्हा ने पूर्वांचल शहर के सभी लोगों का दिल जीत लिया था, जिसमें उसकी कंपनी के सभी कर्मचारी शामिल थे। सिन्हा कॉरपोरेशन में वो सर्वोच्च अधिकार वाली रानी थी। इस चैरिटी डिनर में पूर्वांचल शहर के कई बड़े व्यापारी और प्रेसिडेंट शामिल होंगे। क्या आपने सिक्योरिटी उपाय और होटल स्थानों को तैयार कर लिया है? रूपा सिन्हा का चेहरा खूबसूरत और मोहक था। उसने अपनी पतली उंगली से टेबल पर टैप किया और हल्के से पूछा, प्रेसिडेंट, सब कुछ तैयार है और आज रात का चैरिटी डिनर सुचारू रूप से आयोजित होने की गारंटी है। क्या सभी निमंत्रण पहुंचा दिए गए हैं? प्रेसिडेंट, सभी निमंत्रण भेज दिए गए हैं, कुछ भी छूटा नहीं है। असिस्टेंट ने अपनी काली फ्रेम वाली चश्मा ठीक किया और सम्मान से कहा, धड़ाम। इस पल दरवाजा किसी ने जोर से खोला। एक सैन्य वर्दी में युवक बड़े कदमों से अंदर आया। आप कौन हैं? आपको किसने अंदर आने दिया? असिस्टेंट का चेहरा बदल गया और उसने गुस्से से कहा। असिस्टेंट एक सुंदरी थी, जिसने काला व्यावसायिक परिधान पहना था। उसका चेहरा सुंदर था और उसने काली फ्रेम वाला चश्मा पहना था।
इस छलावरण कपड़े वाले शख्स को देखकर उसके चेहरे पर गुस्सा था। यह प्रेसिडेंट का मीटिंग रूम था। प्रेसिडेंट मीटिंग कर रही थी। बाहरी लोगों का आना सख्त मना था। यह शख्स अंदर कैसे आ गया? मैं रूपा सिन्हा को ढूंढने आया हूं। अभय ने सुंदर असिस्टेंट पर हल्की नजर डाली और हल्के से कहा, प्रेसिडेंट का नाम आप यूं ही नहीं ले सकते, बाहर निकले। सामने वाले के प्रेसिडेंट का पूरा नाम लेने पर असिस्टेंट ने गुस्से से कहा, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कहा है, जल्दी आओ। कोई प्रेसिडेंट के मीटिंग रूम में घुस आया है। असिस्टेंट ने फोन निकाला और सिक्योरिटी ऑफिस का नंबर डायल किया, लेकिन ऑफिस में किसी ने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद एक डरी हुई लड़की ने फोन उठाया और धीरे से कहा, असिस्टेंट, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूं? आप कौन हैं? सिक्योरिटी सेक्रेटरी को फोन उठाने को कहें। असिस्टेंट, मैं रिसेप्शनिस्ट ललिता हूं। सिक्योरिटी मिनिस्टर ललित और 1 दर्जन गार्ड्स सब जमीन पर बेहोश पड़े हैं। वो शख्स अंदर घुस आया। रिसेप्शनिस्ट ललिता ने फोन पकड़े हुए चिंता से कहा, अरे, आपने क्या कहा? सिक्योरिटी विभाग के 10 से ज्यादा लोग बेहोश हो गए? फोन पकड़े हुए असिस्टेंट ने हैरान चेहरा बनाकर पूछा। हां असिस्टेंट, वो सब बेहोश हो गए। रिसेप्शनिस्ट ललिता ने पक्के तौर पर कहा। क्या आपने सिक्योरिटी विभाग के दर्जन गार्ड्स को हराया? असिस्टेंट ने फोन रखा और अभय को हैरानी भरे चेहरे से देखा। खैर, उन लोगों ने मुझे अंदर आने से रोका तो मैंने उन्हें हरा दिया। मैं रूपा सिन्हा को ढूंढ रहा हूं। अभय ने सुंदर असिस्टेंट पर हल्की नजर डाली और कहा। यह सुनकर कि उसने दर्जन गार्ड्स को हराया, मीटिंग रूम में मौजूद लोग उसे हैरानी से देखने लगे। यह शख्स कौन था जो इतना ताकतवर था कि 10 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स को हरा सके? अरे, ये आप हैं। आप यहां क्या करने आए? अभय को अंदर आते देख रूपा सिन्हा ने अपनी खूबसूरत भौहें सिकोड़ ली। उसके सुंदर चेहरे पर उलझन की छाया थी। बेशक आपसे मिलने आया हूं। मैंने पूरा दिन और रात आपको ढूंढा और आखिरकार आपको पा लिया। आपको ढूंढना कितना मुश्किल है। अभय जल्दी से रूपा सिन्हा के पास पहुंचा और खुश चेहरे से कहा, आप मुझे पूरा दिन और रात ढूंढते रहे? हां, मैं कल रात आपके घर के दरवाजे पर आपका इंतजार कर रहा था। आप वापस नहीं आई। मैं आज आपकी कंपनी आया। अभय ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या? रूपा सिन्हा के घर के बाहर पूरी रात इंतजार। यह जानकारी बहुत बड़ी थी। मीटिंग रूम में मौजूद लोग अभय को देखने लगे और मन ही मन उसके और रूपा सिन्हा के रिश्ते का अंदाजा लगाने लगे। एपिसोड 7, आप यहां क्या करने आए हैं? रूपा सिन्हा ने मोहक ढंग से मुस्कुराया। उसकी खूबसूरत आंखें अभय सिंह को उत्सुकता से देख रही थी। वो सामने वाले युवक को जरूर जानती थी। वो एक ही मोहल्ले में रहते थे और साथ में वाइन पी चुके थे। वो कुछ हद तक दोस्त थे। श्रीमती सिन्हा, मैंने सुना है कि सिन्हा कॉर्पोरेशन एक चैरिटी डिनर आयोजित कर रही है। हाँ श्रीमती सिन्हा, मैं चैरिटी डिनर का एक निमंत्रण कार्ड मांगना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि यह ठीक है? अभय ने मुस्कुराकर कहा, माफ कीजिए, हमारी कंपनी के चैरिटी डिनर के निमंत्रण कार्ड पहले ही भेज दिए गए हैं। रूपा सिन्हा के बोलने से पहले सुंदर असिस्टेंट ने ठंडे लहजे में कहा। इस सुंदर असिस्टेंट को उस युवक के प्रति स्वाभाविक दुश्मनी और असंतोष था जो अचानक मीटिंग रूम में घुस आया था। निमंत्रण खत्म हो गए? अभय ने हल्के से भौहें सिकोड़ ली। उसके चेहरे पर निराशा की छाया दिखाई दी। उसने शालिनी गुप्ता का निमंत्रण कार्ड फाड़ दिया था। अपनी गलती की भरपाई के लिए उसे शालिनी के लिए कार्ड ढूंढना था, वरना हिम शिखर कॉर्पोरेशन संकट में पड़ जाती। श्रीमान, हमारी कंपनी के निमंत्रण कार्ड कल ही भेज दिए गए थे। हम मीटिंग कर रहे हैं, कृपया यहां से चले जाएं। सुंदर असिस्टेंट ने हल्के से मुस्कुराकर उसे जाने को कहा। अभय सिंह, क्या चैरिटी डिनर का निमंत्रण आपके लिए बहुत जरूरी है? उसकी निराशा देखकर रूपा सिन्हा ने पूछे बिना नहीं रह सकी। श्रीमती सिन्हा, मुझे सच में निमंत्रण की जरूरत है। अगर संभव हो तो कृपया मुझे एक दे दे। ईमानदार आंखों और उत्सुक नजरों के साथ अभय ने रूपा सिन्हा को देखा। निमंत्रण खत्म हो गए हैं, लेकिन मैं आपको सिन्हा कॉर्पोरेशन का 5 सितारा प्लैटिनम कार्ड दूंगी, जिससे आप चैरिटी डिनर में स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। रूपा सिन्हा ने मोहक ढंग से मुस्कुराया, अपने कपड़ों से एक 5 सितारा प्लैटिनम कार्ड निकाला और अभय को थमा दिया। यह शख्स आखिर कौन है और प्रेसिडेंट ने उसे 5 सितारा प्लैटिनम कार्ड क्यों दिया? सुंदर असिस्टेंट ने हैरानी से अपना मुंह हल्के से खोल लिया। मीटिंग रूम में मौजूद बाकी लोग भी हैरान थे। सिन्हा कॉर्पोरेशन भारत की सबसे बड़ी सूचीबद्ध कंपनी थी, जिसके पूरे देश में सहायक कंपनियां थी, जो होटल, रियल एस्टेट, नीलामी घरों और ज्वेलरी जैसे उद्योगों में शामिल थी। ये अरबों की शीर्ष कंपनी थी। शीर्ष ग्राहकों की खरीदारी को आसान बनाने के लिए
सिन्हा कॉरपोरेशन ने कई सदस्यता कार्ड जारी किए थे। निम्न से उच्च स्तर तक चांदी, सोना और प्लैटिनम कार्ड थे। हर कार्ड में 1 से 5 सितारे तक की रैंकिंग थी। इनमें से 5 सितारा प्लैटिनम कार्ड सबसे सम्मानजनक था। पूरे सिन्हा कॉरपोरेशन में सिर्फ 3 थे। लेकिन अब अप्रत्याशित रूप से रूपा सिन्हा ने इस सम्मानजनक 5 सितारा प्लैटिनम कार्ड को एक साधारण दिखने वाले युवक को दे दिया। निश्चित रूप से मीटिंग रूम में मौजूद लोगों के दिल में मिलीजुली भावनाएं थी। धन्यवाद श्रीमती सिन्हा, मैं आपका एक एहसान मानता हूं। अभय ने 5 सितारा प्लैटिनम कार्ड लिया और धन्यवाद कहा। उसे एक वादा दिया। वुल्फ कॉन्टिनेंट के राजा के रूप में उसे जरूर पता था कि 5 सितारा प्लैटिनम कार्ड कितना दुर्लभ है, जो बड़े कॉरपोरेशनों के सीईओ के पास होता है। रूपा सिन्हा ने उसे बहुत बड़ा एहसान दिया था। बेशक वुल्फ किंग का एहसान का वादा भी बहुत बड़ा था। वो अंडरवर्ल्ड का नंबर 1 राजा था। उससे एक वादा लेना एक अतिरिक्त जान रखने के बराबर था। अलविदा श्रीमती सिन्हा। अभय ने हाथ हिलाया, प्लैटिनम कार्ड पकड़े हुए, और जल्दी से मुड़कर चला गया, भीड़ को हैरानी में छोड़कर। कितना मजेदार शख्स। अभय की पीठ को दूर जाते देख रूपा सिन्हा ने मोहक ढंग से मुस्कुराया। क्या रूपा सिन्हा मूर्ख थी? बिल्कुल नहीं। तो उसने अभय को यह कीमती प्लैटिनम कार्ड क्यों दिया? कारण बहुत साधारण था। रूपा सिन्हा को कल नवद्वीप, भारत की राजधानी में अपने परिवार के एक बड़े से फोन आया था। उस बड़े ने उसे पूर्वांचल शहर में अभय सिन्हा के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने को कहा था। अगर कोई और होता तो रूपा सिन्हा सुनने से मना कर सकती थी, लेकिन यह बड़ा एक सैन्य कमांडर था, इसलिए उसे पता था कि यह जरूरी होगा। हालांकि रूपा को अभय की पहचान नहीं पता थी, लेकिन एक सैन्य कमांडर से खास व्यवहार पाने वाला शख्स जरूर एक बड़ा बैकग्राउंड रखता होगा। प्लैटिनम कार्ड पकड़े हुए अभय सिन्हा कॉरपोरेशन से बाहर निकला। उसने एक टैक्सी रोकी और हिम शिखर कॉरपोरेशन की ओर चल पड़ा। आधे घंटे बाद वो हिम शिखर कॉरपोरेशन में था। भाई अभय, आप कल काम पर क्यों नहीं आए? जैसे ही अभय सेल्स डिपार्टमेंट में घुसा, श्यामली वर्मा ने उसे पकड़ लिया, अपने लाल होंठ सिकोड़े और बहुत नाराज लगी। माफ कीजिए श्यामली बहन, मैं कल बीमार था और घर पर सो रहा था। अभय ने मुस्कुराकर एक सफेद झूठ बोला। भाई अभय, आप बीमार थे, अब ठीक है? बहुत बेहतर श्यामली, पूछने के लिए धन्यवाद। जल्दी करो, आपको आज रिपोर्ट्स ठीक करने हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूं। अभय ने मुस्कुराया, मुड़ा और नवे डेस्क की ओर चल पड़ा। उसने दिन में काम करने और काम के बाद शालिनी के पास जाने का फैसला किया, उसे एक सरप्राइज देने के लिए। सेल्स डिपार्टमेंट में आज का काम रिपोर्ट्स को व्यवस्थित करना था। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह पिछले 1 महीने की बिक्री के प्रदर्शन को गणना करना और ग्राहकों की व्यक्तित्व, आय और खरीद शक्ति का विश्लेषण करना था। अभी तक अभय को एक भी ग्राहक नहीं मिला था। उसके लिए उसे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। वो वहां बैठे बैठे ऊब रहा था। अभय को खाली देखकर श्यामली ने उसे कुछ काम दिया। सेल्स डिपार्टमेंट के बाकी लोगों की रिपोर्ट्स की गणना करने और उसे प्रिंट करने को कहा। वाकई एक बार काम में डूब जाने पर समय बहुत तेजी से बीतता है। जब अभय ने सेल्स डिपार्टमेंट के 9 लोगों की रिपोर्ट फॉर्म पूरी की तो ऑफिस छोड़ने का समय हो गया था। रिपोर्ट श्यामली को सौंपकर वो सेल्स डिपार्टमेंट से निकला और सीईओ ऑफिस की ओर बढ़ा। प्रेसिडेंट ऑफिस में घुसने से पहले उसे अंदर से बातचीत की आवाज सुनाई दी। एक उसकी पत्नी शालिनी की थी, दूसरी एक पुरुष की। एक पुरुष की आवाज। अभय के दिल में हैरानी हुई। शालिनी के ऑफिस में पुरुष की आवाज सुनकर उसे गुस्सा आ गया। वो ऑफिस के दरवाजे तक आया और ध्यान से सुना। शालिनी, तुम्हारा चैरिटी डिनर का निमंत्रण फट गया था। मेरे पास एक है, मेरे साथ चलो। ऑफिस में हर्ष चतुर्वेदी ने एक लाल निमंत्रण निकाला और कहा। हर्ष चतुर्वेदी की बात सुनकर शालिनी चुप रही। अगर सामने वाला उसे निमंत्रण देना चाहता था तो वो स्वीकार कर लेती, लेकिन अगर वो उसके साथ डिनर में जाने को कह रहा था तो वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि डिनर में जाने वाले पुरुष और महिलाएं ज्यादातर जोड़े होते थे। शालिनी हर्ष चतुर्वेदी के साथ डिनर में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोग उनके रिश्ते को गलत समझें। शालिनी, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हो तो मेरे साथ चैरिटी डिनर में जा सकती हो, फिर तुम्हारी कंपनी बच जाएगी। शालिनी को चुप देखकर हर्ष चतुर्वेदी ने उसकी कंपनी की मुश्किल स्थिति का जिक्र किया। उसका मकसद साधारण था, शालिनी को यह बताना कि सिर्फ वो उसकी कंपनी को बचा सकता था। कमीना, ये हर्ष चतुर्वेदी फिर से चाल चल रहा है। ऑफिस के दरवाजे के बाहर बातचीत सुनकर अभय का चेहरा लाल हो गया।
उसके चेहरे पर गुस्सा था। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। जब शेर मेहनत नहीं करता तो उसे हेलो किट्टी समझ लिया जाता है। अभय बहुत गुस्से में था और अब फट पड़ने वाला था। एपिसोड 55। धड़ाम। प्रेसिडेंट ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला। अभय सिंह उदास चेहरा लिए अंदर घुसा। हर्ष चतुर्वेदी को अंदर देखकर उसने असंतोष से भौहें सिकोड़ ली। कमीना, मेरे सामने चाल चल रहा है, मेरी पत्नी को पटाना चाहता है। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मैं इसे सबक सिखाऊंगा। हाँ, अभय सिंह, आप यहां क्या कर रहे हैं? अभय को अंदर घुसते देख शालिनी गुप्ता ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसके ठंडे चेहरे पर हैरानी की छाया दिखी। उसने कल अभय को जाने को कहा था। यह शख्स आज फिर यहां क्यों आया? प्रेसिडेंट, आप दिन भर से थक गई होंगी। मैं आपके लिए एक कप कॉफी लाया हूं। अभय एक कप गर्मा गर्म कॉफी लिए शालिनी की ओर बढ़ा। हर्ष चतुर्वेदी के पास से गुजरते हुए अभय का शरीर हल्का सा झुका और एक तरफ गिरा, जिससे उसके हाथ की कॉफी हर्ष चतुर्वेदी पर छलक गई। मेरे कपड़े! हर्ष चतुर्वेदी ने चीख मारी। उसका अरमानी सूट कॉफी से भूरा हो गया था, जो बहुत भद्दा लग रहा था, क्योंकि कॉफी अभी अभी बनी थी। वो उबलती हुई थी। हर्ष चतुर्वेदी के हाथ पर गिरने से उसका हाथ लाल हो गया और बहुत दर्द करने लगा। अरे, माफ कीजिए, माफ कीजिए। हाथ फिसल गया। हालांकि माफी मांगते हुए अभय की आंखें मुस्कुरा रही थी। इस शख्स को गर्म कॉफी से जलाने से उसका गुस्सा कुछ तो शांत हुआ। छोटे, क्या तुमने जानबूझकर किया? अपने लाल हाथ को छूते हुए हर्ष चतुर्वेदी ने दर्द भरे चेहरे से पूछा। यंग मास्टर हर्ष, मेरे साथ गलत ना करें। मैं तो अपनी सीईओ के लिए कॉफी लाया था। आप मेरे रास्ते में आ गए। अभय ने हल्के से मुस्कुराया और मुद्दे को उल्टा कर दिया, यह कहकर कि हर्ष चतुर्वेदी उसके रास्ते में था, जिससे वो बहुत गुस्सा हो गया। हर्ष चतुर्वेदी का चेहरा लाल हो गया और वो पागलपन की कगार पर पहुंच गया। उसे एहसास हुआ कि हर बार जब वो इस शख्स से मिलता था, उसकी किस्मत खराब होती थी। चाहे वो कुचले हुए गुलाब हो या जलती कॉफी, उसे बहुत चोट पहुंची थी। उसके सामने वाला शख्स सचमुच उसका दुश्मन था। मुझे कॉफी से जलाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें गिरा दूंगा। हर्ष चतुर्वेदी ने ठंडी मुस्कान दी। अचानक अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया, अभय को गिराने के लिए तैयार। हालांकि अभय का शरीर हल्के से दाहिनी ओर हटा और हर्ष चतुर्वेदी के दाहिने पैर से बच गया। जाहिर है, अभय नुकसान में नहीं रहने वाला था। उसने अपने बाएं पैर से हर्ष चतुर्वेदी के टखने को हल्के से हुक किया। हर्ष चतुर्वेदी का चेहरा हैरानी से सिकुड़ गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। इस पल हर्ष चतुर्वेदी के शरीर पर कॉफी थी और चेहरे पर धूल, जो उसे बहुत अजीब बना रहा था। वो अभय को सबक सिखाने जा रहा था, लेकिन उल्टा हो गया। उसने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अभय सिंह, अब ऑफिस का समय खत्म हो गया है। आप यहां क्या कर रहे हैं? हर्ष चतुर्वेदी को उठते और गुस्सा होने को तैयार देख शालिनी की खूबसूरत भौहें सिकुड़ गई और उसने जल्दी से विषय बदल दिया। मैंने सुना कि प्रेसिडेंट आज रात चैरिटी डिनर में जा रही है। मैं प्रेसिडेंट को वहां ले जाऊंगा। अभय ने हल्के से मुस्कुराया और एक बहाना बनाया। आखिर उसने शालिनी से वादा किया था कि कंपनी के अंदर उनके रिश्ते का खुलासा नहीं करेगा। हां, तुमने कल शालिनी का निमंत्रण कार्ड फाड़ दिया था। अगर वो डिनर में जाना चाहती है तो सिर्फ मेरे साथ जा सकती है। मैं उसे ले जाऊंगा, तुम नहीं। हर्ष चतुर्वेदी ने ठंडी मुस्कान दी। उसकी आंखें घमंड से भरी थी। सच कहें तो वो अभय का थोड़ा आभारी था। ये उसने ही निमंत्रण कार्ड फाड़ा था और उसे शालिनी को पटाने का मौका दिया था। बेशक हर्ष चतुर्वेदी अभी भी अभय के कॉफी से जलाने और उसे गिराने से नाराज था। हमारे प्रेसिडेंट आपके निमंत्रण के बिना भी चैरिटी डिनर में जा सकते हैं। अभय ने ठंडे ढंग से हम किया। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा था। यह इस साल का सबसे अच्छा मजाक है जो मैंने सुना। सिन्हा कॉरपोरेशन पूर्वांचल शहर का सबसे बड़ा समूह है। बिना निमंत्रण के आप डिनर में बिल्कुल नहीं जा सकते। अगर मैं और प्रेसिडेंट डिनर में जा सके तो? अगर आप जा सके तो मैं माफी मांगूंगा। हर्ष चतुर्वेदी हंसा। उसके चेहरे पर तिरस्कार लिखा था। उसे पता था कि सिन्हा कॉरपोरेशन एक विशाल कॉरपोरेट अस्तित्व था। निमंत्रण कार्ड हासिल करना बेहद मुश्किल था। उसके सामने वाला शख्स इसे किसी भी तरह नहीं पा सकता था। यंग मास्टर हर्ष, अपने शब्दों पर कायम रहें। मैं आपकी माफी का इंतजार करूंगा। अभय ने हल्के से मुस्कुराया। उसके चेहरे पर गर्व था। मैं हारूंगा नहीं। यंग मास्टर हर्ष, मुझे नहीं लगता कि अभी हार जीत की बात करने का समय है। आपको बेहतर होगा कि कपड़े बदल लें, वरना
ये रंग बिरंगा परिधान चैरिटी डिनर में जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। अभय ने हर्ष चतुर्वेदी के कपड़ों पर कॉफी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। सामने वाले की बात सुनकर हर्ष चतुर्वेदी का चेहरा बदल गया। उसे अभी एहसास हुआ कि उसका सूट कॉफी से दागदार हो गया था और बहुत भद्दा लग रहा था। चैरिटी डिनर एक बहुत भव्य हस्तियों का जमावड़ा था। सभी मेहमान साफ सुथरे कपड़े पहनते थे। उसकी ये हालत अब जाहिर तौर पर पार्टी के लिए अनुपयुक्त थी। कमीना, ये सब मेरे सामने वाले शख्स की गलती है। हर्ष चतुर्वेदी का चेहरा लाल हो गया और वो बहुत गुस्से में था। ये अभय ही था जिसने उसके कपड़ों पर कॉफी गिराई थी। हालांकि उसे पता था कि अभी बदला लेने का समय नहीं था, क्योंकि चैरिटी डिनर सिर्फ 1 घंटे दूर था। उसे कपड़े बदलने थे। छोटे, मैं इसे याद रखूंगा और भविष्य में बदला लूंगा। हर्ष चतुर्वेदी ने अभय को क्रूर नजरों से घूरा और मुड़कर चला गया। वो नए कपड़े बदलने जा रहा था। क्या आप संतुष्ट हैं? हर्ष चतुर्वेदी के जाने पर शालिनी ने उदासीन नजरों से अभय को देखा और ठंडे लहजे में कहा। उसे पता था कि हर्ष चतुर्वेदी के सूट पर कॉफी जानबूझकर गिराई गई थी। ये उसे मूर्ख बनाने के लिए था। मेरी पत्नी को छीनने की हिम्मत की। इसे ये सजा मिलनी ही चाहिए थी। अभय ने होंठ सिकोड़े और ताने मारे। अब ऑफिस का समय खत्म हो गया है। आप घर क्यों नहीं गए? यहां क्या कर रहे हैं? मैं आपके साथ चैरिटी डिनर में जाने के लिए आया हूं। जाहिर है निमंत्रण को आपने फाड़ दिया था। मैं डिनर में कैसे जाऊं? शालिनी का सुंदर चेहरा ठंडा था और उसकी आवाज में शिकायत की झलक थी। यह सोचकर कि उसके सामने वाले शख्स ने निमंत्रण फाड़ा और कंपनी की उम्मीद को नष्ट कर दिया, उसके दिल में उत्तेजना और गुस्सा था। अगर कोई और निमंत्रण फाड़ता तो शालिनी उसे कंपनी से निकाल देती, लेकिन ये उसका पति था जिसने निमंत्रण फाड़ा था। हालांकि वो गुस्से में थी, उसने उसे नहीं निकाला। चलो, मैं तुम्हें चैरिटी डिनर में ले जाऊंगा। शालिनी का छोटा हाथ पकड़कर अभय बाहर की ओर चला। मुझे छोड़ दो। बिना निमंत्रण के हम डिनर में कैसे जा सकते हैं? उसका छोटा हाथ अचानक पकड़ा गया। स्वाभाविक रूप से शालिनी के चेहरे पर थोड़ी अनिच्छा और प्रतिरोध दिखा, खासकर यह सुनकर कि वो चैरिटी डिनर में जा रहे हैं। वो और भी गुस्से में आ गई। हालांकि अभय की ताकत बहुत ज्यादा थी और वो छूट नहीं सकी। सामने वाला उसे पार्किंग लॉट में BMW तक खींच ले गया। प्यारी, तुम गाड़ी चलाओ। सिन्हा कॉरपोरेशन की ओर बढ़ो। अभय BMW के पास खड़ा होकर शालिनी से बोला। मैं नहीं जा रही। बिना निमंत्रण के वहां जाकर शर्मिंदगी नहीं उठा सकती। शालिनी का ठंडा चेहरा निराशा से भरा था। क्या यह उसका पति था, असभ्य और अनपढ़? बिना निमंत्रण के कोई आपको अंदर नहीं जाने देता। वहां जाना सिर्फ शर्मिंदगी लाएगा। अगर तुम नहीं चलाओगी तो मैं चलाऊंगा। अभय ने हल्के से मुस्कुराया, शालिनी के हाथ से कार की चाबी छीनी और दरवाजा खोला। शालिनी की अनिच्छुक नजरों के बीच उसने उसे पैसेंजर सीट पर धकेल दिया। अभय कार में बैठा, चाबी घुमाई, पेडल दबाया और स्टीयरिंग संभाला। व्रूम! BMW ने एक गर्जना की। जैसे धनुष से निकला तीर सिन्हा कॉरपोरेशन की ओर तेजी से बढ़ी। बेशक अभय को पता था कि शालिनी क्यों नहीं जाना चाहती थी। उसे चिंता थी कि बिना निमंत्रण के वो अंदर नहीं जा सकेगी और लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। हालांकि अभय उसे एक सरप्राइज देना चाहता था, चैरिटी डिनर में जाने का सरप्राइज। हालांकि उसके पास निमंत्रण नहीं था, लेकिन उसके पास प्लैटिनम कार था।